Okay, sir. हो गया सर, Okay, sir. हो गया सर। Good evening to all of you, sir. सृजिता अभी ज्वाइन किया। गुड इवनिंग सृजिता। सृजिता आवाज আসছে? Yes, sir. Good evening. ओके, गुड इवनिंग। चलो सर, ठीक है सर। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग सर। अगर बाय चांस मैंने किसी को गुड इवनिंग बोलने में मैं अगर भूल गया तो मैं सभी को गुड इवनिंग करता हूँ। अच्छा देखो सर, गुड इवनिंग मैं इसलिए आप लोगों को दे रहा हूँ बिकॉज हम लोगों को अभी पढ़ना है। तो क्या पढ़ेंगे सर? लॉ, बिजनेस लॉ का क्लास है, ठीक है। तो बिजनेस लॉ या फिर लीगल रीजनिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो बिजनेस लॉ है या लीगल रीजनिंग है, बेसिकली ये बिजनेस लॉ में पढ़ना क्या है? सिंपल बात है कि भाई बिजनेस आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। क्लास नॉर्मली मैं हिंदी में ही लूंगा, अगर जो लोग नया हो उनको मैं बता देता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, आप बंगाली इंग्लिश में क्वेश्चंस वगैरह जो भी है पूछ सकते हो, बट मेरा नॉर्मल जो डिस्कशन होगा वो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके ही होता है और बांग्ला में मैं बात कर लेता हूँ बीच बीच में। अच्छा, पॉइंट क्या है? पॉइंट इज दैट सर बिजनेस करने का कुछ नियम होता है। क्या होता है सर? बिजनेस करने का कुछ नियम होता है। आप अपने मर्जी से बिजनेस नहीं कर सकते। मतलब सिंपल बात है कि आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, कंपनी सेक्रेटरीज बनने जा रहे हो, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, सीए में बनने जा रहे हो, तो बेसिकली आपको बिजनेस का लॉ पता होना चाहिए। एक सीए का काम क्या होता है, एक सीएस का काम क्या होता है? इन सिंपल बिजनेस को डेवलप करना। सिंपल समझो, बिजनेस को डेवलप करना। तो बिजनेस को डेवलप करना है वो भी लीगल प्रोसेस के थ्रू से। मतलब ऐसा नहीं कि आपका मन हुआ और आप बिजनेस को डेवलप करने के लिए कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। मतलब कुछ भी नहीं चलेगा यहाँ पर। आप बात समझ रहे हो ना सर? कुछ भी नहीं चलेगा, आपको एक क्राइटेरिया के थ्रू से आगे बढ़ना पड़ेगा। और क्राइटेरिया कौन बनाते हैं सर? क्या आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है? ये जो बिजनेस करने का कुछ नियम है, ये कौन बनाता है? क्या लगता है आप लोगों को? एमसीए सर एमसीए होगा। इन सिंपल बोलो गवर्नमेंट। एमसीए ये तो थोड़ा बड़ा बात हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो कंपनी के लिए जो बिजनेस को डेवलप करना होता है या कोई भी बिजनेस को देखने के लिए हमारे देश में ऑब्वियसली, तो वेरी गुड आंसर विश्वजीत, कि हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। मतलब हमारे देश में किसी को भी कोई बिजनेस करना हो उसको एमसीए के थ्रू से, एमसीए इन द सेंस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिजनेस को टैकल करने का एक अथॉरिटी है, ठीक है। तो सर बात सिंपल से क्या है कि बिजनेस करने का जो नियम है वो बनाया जाता है। वो कौन बनाते हैं? ऑब्वियसली जो लॉ मेकर्स हैं, जो थिंकर्स है, मतलब जो हमारे देश को चलाने वाले जो थिंकर्स है ना सर, बैठे हुए हैं सर, कॉन्स्टिट्यूशंस के वहां पर बैठे हुए हैं। 1949 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसके बाद से आप लोग जानते हो ना सर, बी आर अम्बेडकर का नाम तो सुने होंगे। हाँ सर, जब भी लॉ का बात आता है, ये बी आर अम्बेडकर साहब का नाम तो सामने आ ही जाता है, भीमराव रामजी अम्बेडकर। अब ये जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं, इन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाया था। मतलब इनका मेन काम क्या था कि हमारे देश का जो संविधान है उसको बनाया। लेकिन सर हम लोग अभी कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बात नहीं करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर बहुत सारा लॉ है, बट हमारा लॉ का डिस्कशन क्या है? हमारा लॉ का डिस्कशन है बिजनेस लॉ, ठीक है, या फिर बिजनेस का जो लीगल एरिया है, जो लीगल कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। गुड इवनिंग रेशमा, गुड इवनिंग। तो आज बेसिकली वेरी बेसिक एरिया से स्टार्ट करेंगे। आज बहुत बेसिक एरिया में, वो एरिया क्या है जिसके ऊपर सारा का सारा बिजनेस लॉ डिपेंड करता है। आप लोग ध्यान से सुनना सर, थोड़ा पेशेंस रखना, बिकॉज लॉ है, पेशेंस जरूरी है। कहानी बहुत जबरदस्त होने वाला है और जितना और समय जाएगा सर, बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों को कॉन्सेप्ट मिलता जाएगा। आज मैं कुछ केस स्टडीज में भी बात करूंगा, जो रिसेंट केस स्टडीज हुआ है उसमें भी बातें होंगी। तो आज मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। मतलब जो बोल सकते हो कि सर कोई भी बिजनेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक लॉ है। मतलब इसके बिना बिजनेस बढ़ ही नहीं सकता। मतलब विदाउट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोई भी बिजनेस नहीं बन सकता सर। मतलब नॉट जस्ट इन इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये जो भी आपका जो भी पढ़ाई है, ये इंटरनेशनल एक्सपोजर है सर इसका। सीए में तीनों ही इंटरनेशनल लेवल का है। तो यहाँ पर जो लेवल लॉ पढ़ा जाता है सब एज पर पार्लियामेंट एक्ट है, सभी के लिए सेम लॉ है। हाँ, सिलेबस वाइज किसी को कुछ चीजें इंटरमीडिएट में करना होता है, किसी को कुछ चीजें फाइनल में करना होता है, कुछ चीजें फाउंडेशन में। बट सर आज जो टॉपिक है ये सभी को करना पड़ता है। इवन जो लॉ एलएलबी स्टूडेंट्स है उन्हें भी करना पड़ता है, जो एलएलबी के साथ साथ भी सीएस का तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी करना पड़ेगा। जानना तो सभी को पड़ेगा। तो इन सिंपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट,
तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बात तो मैं करूंगा, बट बिफोर दैट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जानने से पहले मैं आपको कुछ बात और बता दूं। जैसे आज मैं ये तो बताऊंगा आपको बिजनेस लॉ में चर्चा क्या होने वाला है, तो वो चर्चा के विषय में बात करूंगा। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आज एक केस स्टडीज भी होने वाला है। आप लोगों को शायद पता होगा कि रिसेंटली एक ऐसा खबर होगा, अगर बिजनेस के साथ कनेक्टेड खबर के साथ इंटरेस्ट रखते हो, क्योंकि आप लोग बिजनेस स्टूडेंट्स बन रहे हो, तो आई होप कि मार्केट में जो भी खबर होता है उसके साथ भी आप लोग कनेक्टेड होते होंगे। अगर नहीं होते हो तो आदत डालो। सर कौन सा खबर का बात कर रहे हो? सर रिसेंटली रिलायंस के साथ अमेजन का एक लड़ाई चल रहा था, उसका रिपोर्ट आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। खबर है किसी को? यस सर, फ्यूचर मार्केट को। ये सर फ्यूचर मार्केट मतलब फ्यूचर ग्रुप मतलब बिग बाजार को लेके, मतलब बिग बाजार, रिलायंस एंड अमेजन, इन तीनों के बीच में बेसिकली लड़ाई दोनों के बीच में था। लड़ाई इज अमेजन वर्सेस बिग बाजार, सॉरी गलत बोल दिया, अमेजन वर्सेस रिलायंस। लड़ाई किसको लेके? लड़ाई बिग बाजार को लेके। आप लोगों को पता है कि बिग बाजार सेल हो गया है? हाँ सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड सर। बिग बाजार सेल हो चुका है सर। जो बिग बाजार में हम लोग जाते हैं, इसका मतलब हमें कुछ फर्क नहीं आएगा, कस्टमर्स को कोई फर्क नहीं है सर। कस्टमर्स जैसे है वैसे ही वो बिग बाजार जाएगा तो बिग बाजार ही उनको देखने को मिलेगा, बट उसका ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है। मतलब इतना दिन में किशोर बियानी जो बिग बाजार या फ्यूचर रिटेल प्राइवेट मतलब फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का जो ओनर हुआ करता था, अभी वो और ओनर नहीं है। उनका बहुत ज्यादा लोन वगैरह हो गया था, ऑलमोस्ट 25-30 हजार करोड़ के आसपास, 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ के आसपास। तो उन्होंने पहले अमेजन के साथ कुछ बात किया था, फिर बाद में रिलायंस के साथ डील पक्का कर दिया। आप समझ रहे हो, रिलायंस के साथ डील पक्का कर दिया। और उसके बाद अमेजन का कहना है कि पहले तो तुम मेरे को सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किए थे, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर अराइज हुआ। और जैसे रिलायंस और बिग बाजार का डील फाइनलाइज हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो गया था, उस मूवमेंट में अमेजन फिर से आया और बोला कि ये तो मेरा हक है इसमें, मतलब इसमें मेरा राइट है। अब ये जो लड़ाई है, कौन जीत गया? हाँ विश्वजीत बोल, कौन जीता? अमेजॉन। अमेजन जीता, वेरी गुड सर। विश्वजीत ने सही खबर रखा है। आई होप आप लोगों को भी, बहुत लोगों को पता होगा, अमेजन अल्टीमेटली केस जीत गया। और ये जो भी मैं बातें कर रहा हूँ ना सर, ये एग्जैक्टली बिजनेस लॉ के बेसिस में होता है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन सा केस, क्यों केस, किस बात की लड़ाई, किस बात की, बहुत सारा लड़ाई ऐसा होता रहता है सर। सब कोर्ट में होता है। कैसा कोर्ट? कभी सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज नॉर्मल बिजनेस कोर्ट, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, मतलब बिजनेस के बारे में भी एक कोर्ट होता है जहाँ कंपनी का कोर्ट माना जाता है। अगर वहां पर भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तो सुप्रीम कोर्ट। जैसे हमारे केस में ये जो अमेजन का जो स्टोरी में बता रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट डिसाइड किया। ऐसे जहाँ हर एक का काम खत्म हो जाता है, लास्ट बात तो सुप्रीम कोर्ट ही करता है, आप लोगों को पता है। तो सर मैं ये सब कहानी क्यों सुना रहा हूँ आप लोगों को? क्या ये कहानी सुनने के लिए आप लोग आए हो? नहीं सर, कहानी तो सुनना है। एक्चुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टोरी बिहाइंड बिजनेस। तो बिजनेस की स्टोरी, बिजनेस की कुछ नियमों के आधार है। नियम समझते हो ना? नियम इन द सेंस रूल्स, रेगुलेशन, लॉ। अब ये लॉ का कहानी जो है ना, इसी के बेसिस में बिजनेस चलता है। अगर आप समझो तो बहुत अच्छा, ना समझो तो और अच्छा। और अच्छा मतलब पता नहीं सर, लेकिन समझने से ही आपका भला ही है। तो वही है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आज मैं स्टार्ट करूंगा, और इसीलिए मैं आपको लॉ के बारे में कुछ कहानी समझा रहा था कि रियल लाइफ में कनेक्शन क्या है। तो मैं केस स्टडीज बताऊंगा आप लोगों को अमेजन और रिलायंस का, तो उसके लिए लेकिन वेट करना पड़ेगा, बिकॉज अभी मैं केस स्टडीज नहीं करूंगा। केस स्टडीज थोड़ा बाद में आएगा, क्लास के बीच में आएगा। लेकिन बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, जिसके ऊपर बेस करके सारा का सारा बिजनेस चलता है। लेकिन क्या सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है जिसके ऊपर हम लोगों को पढ़ाई करना पड़ता है? नो सर, नॉट जस्ट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो लंबा चौड़ा है, बेसिक्स है, बट कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे और भी बिजनेस के लॉ है जो आपको जानना पड़ेगा। लेकिन वो अभी नहीं करेंगे, धीरे धीरे आगे आगे बात करेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा बता देंगे आप लोगों को। चलो सर, थोड़ा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और आप लोग मुझे ये कंफर्म कीजिएगा कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं। बीच बीच से मैं क्वेश्चंस भी लेता जाऊंगा आप लोगों से, बट बिफोर दैट कुछ स्टार्ट तो करने दो। अभी क्वेश्चंस के लिए तो आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आएगा ही नहीं, क्वेश्चन तो होगा। ऐसे स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके सर, ऐसे ये तो बिजनेस लॉ का एकदम पहला बात है। इसको आप बिजनेस लॉ भी बोल सकते हो, मार्केंटाइल लॉ भी बोल सकते हो, ठीक है? बिजनेस लॉ या फिर इसको आप क्या बोलोगे सर? मार्केंटाइल लॉ, दोनों नाम से जाना जाता है। कभी किसी किताब के ऊपर बिजनेस लॉ लिखा होता है, कभी किसी किताब के ऊपर बिजनेस लॉ लिखा होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये रिसेंटली सी इंस्टीट्यूट का किताब के ऊपर का
कवर है, ठीक है। तो ये बिजनेस लॉ लिख के रखा है। हम लोग जब सी इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे उस टाइम पे किताब के ऊपर लिखा होता था मार्केंटाइल लॉ। इवन आप मार्केट में दूसरा कोई भी कंपनी का किताब ढूंढने जाओ, आपको कहीं पर बिजनेस लॉ दिखेगा, कहीं पर मार्केंटाइल लॉ दिखेगा। सर ये इंटरचेंजेबली यूज होता है, अब ऐसा नहीं सोचना है कि बिजनेस लॉ अलग है मार्केंटाइल लॉ अलग है, अलग नहीं है सर। मार्केंटाइल लॉ बिजनेस लॉ एक सिमिलर वर्ड है, सिनोनिमस है। ओके सर, समझ में आ रहा है, आप कह रहे हो तो समझ में आ रहा है। ओके सर। सर खुद ही बोलते हो, खुद ही जवाब दे देते हो। अरे सर क्या करे, मुझे लगता है कि जवाब खुद ही आजकल मिलना चाहिए, पूछने से जवाब ज्यादा मिलता नहीं है सर। अच्छा देखो, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो स्टार्ट करूंगा, बट बिफोर दैट एक बार मैं आपको ना एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि नॉर्मली बिजनेस लॉ में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। मतलब ऐसे सारा का सारा टॉपिक अभी फाउंडेशन लेवल में कवर नहीं होता है, बहुत सारी चीज आप फाइनल या इंटरमीडिएट लेवल में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा ना सर, कमर्शियल लॉ, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ दिख रहा है। जैसे ये आप लोगों का सिलेबस नहीं है, ठीक है। फाउंडेशन लेवल में नॉर्मली ये सब पढ़ना पड़ता है। फाउंडेशन लेवल में ओवरऑल चाहे सीए हो या सीएमए हो, ठीक है, नॉर्मली ये सब डिटेल्स पढ़ना पड़ता है। लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीएस में भी पढ़ना पड़ता है बहुत जबरदस्त, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, एलएलपी एक्ट, कंपनीज एक्ट, ठीक है सर। तो इसमें किसी चीज कोई टॉपिक किसी का फाउंडेशन में है, किसी का इंटर में है, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो सभी को पढ़ना है। दैट इज माय मेन पॉइंट। तो कॉन्ट्रैक्ट पे चर्चा होगा, लेकिन इसके अलावा क्या सिर्फ यही है बिजनेस लॉ? नहीं सर, बिजनेस लॉ में और भी बहुत सारी चीजें होते हैं जो शायद आप और एडवांस लेवल में जाके पढ़ोगे। जैसे यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नजर डालते हो तो एक सिलेबस है सर अपर लेवल का, तो ये बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ के अंदर आपको और भी चीजें दिखाई दे रहा होगा। ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग में आपको ये सिलेबस शो कर रहा हूँ। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एसेंशियल कमोडिटी, लीगल मेट्रोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, करप्शन लॉज, ठीक है। बिजनेस लॉ के अंदर तो आपने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देख ही रहे हो, स्पेसिफिक गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, कंपटीशन एक्ट दिखाई दे रहा है सर, कंपटीशन एक्ट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लॉ है सर जो आप लोगों को समझना पड़ेगा एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, यू हैव टू नो दीज थिंग्स। लेकिन आज तो आपको इतना सारा चीज नहीं जानना है, आज तो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही जानना है। तो ठीक है, मैं बस आपको दिखा रहा था कि बिजनेस लॉ में कितना सारा चीजें देखना पड़ता है, कितनी सारी चीजें समझना पड़ेगा। आपका मतलब लॉ का जर्नी लंबा होता है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं सर। बेसिक्स एरिया है, फाउंडेशन एरिया है, तो धीरे धीरे चलेंगे, तो इतना हड़बड़ नहीं करेंगे। ओके सर, तो समझ में आ रहा है ना सर, बिजनेस लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या बोलना चाहता हूँ, कनेक्ट हो रहा है आप लोगों को? हाँ सर, अरे बोलो सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। तो चलो अब गाड़ी चलाना पड़ेगा, क्या है, क्यों है, किस लिए है, समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अब थोड़ा थोड़ा से काम चलेगा नहीं सर, अब तो गहराई के साथ अंदर जाना पड़ेगा। अंदर मतलब अगर आपको बिजनेस को समझना है तो बिजनेस की दुनिया को समझना पड़ेगा। ये आर्ट मैंने इसलिए ओपन करके रखता हूँ, हर क्लास में मेरा आर्ट बहुत जरूरी होता है, बिकॉज अल्टीमेटली हम लोग का एक ही लक्ष्य है सबका, क्या जानते हो? इंडियन इकोनॉमी को डेवलप बनाना। किसको डेवलप बनाना सर? इंडियन इकोनॉमी को डेवलप बनाना। ये बिजनेस लॉ भी इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए बनाया जाता है। तो उसी के चलते पे बिजनेस लॉ का पहला स्टेज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, जो हर एक बिजनेस स्टूडेंट्स का, हर एक कॉमर्स स्टूडेंट्स का मतलब सपना होना चाहिए कि भाई मुझे बिजनेस लॉ समझने को मिल रहा है और मैं क्या कर सकता हूँ आगे जाके, मैं इंडिया का जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, इंडिया का जो बिजनेस डेवलपमेंट है, उसमें हमारा योगदान कर सकते हैं। सबका अपना अपना कुछ कुछ पार्टिसिपेशन होगा देश के डेवलपमेंट में, तो आप भी रेडी हो जाओ सर। देश के डेवलपमेंट में आपका योगदान जो है, आपका कंट्रीब्यूशन जो है, उसके लिए रेडी हो जाओ सर, बिकॉज ये नॉलेज आपको हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। सर जबरदस्ती बोल रहे हो कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, देखो तो सही, मैं मजाक नहीं करता सर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है सर, ये पुराना है सर, 1872। सर क्या बात करते हो, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आदम जमाने का होगा, कोई भूत प्रेत का जमाने का होगा। 1872 का एक्ट आज के डेट में क्यों पढ़ना है, ऐसा मन में सवाल चल सकता है। सर ये एक्ट तो ब्रिटिश ने लाया था, जब ब्रिटिश इंडिया में कॉलोनी था ना सर, ब्रिटिश का, अरे आप लोग तो जानते होंगे, इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी था ना सर। यस सर, सबको पता है। 15 अगस्त बड़ा नजदीक है सर, है ना, 15 अगस्त आ रहा है। हम लोग ब्रिटिश से खुद को मतलब हम लोग मतलब बेसिकली छुटकारा पाए थे, समझौता करके, जो भी हो।
पॉइंट इज वेरी सिंपल, ये 1872 एक्ट अभी भी हम लोग इसीलिए लिखते हैं बिकॉज इंडिया में जो बिजनेस करने का नियम कानून आदब कायदा जो भी बोलो आप, ठीक है, व्हाट एवर यू वांट टू से, ये सब 1872 में बिजनेस लॉ के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर किसने बताया था? ब्रिटिश ने बताया था। और वो उनका वो कहना जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ तो उनका बहुत सारे चीजें जो सही लगा अंबेडकर साहब या फिर उनका जो भी रिलेटेड बेसिकली क्या बोलूं सर, मतलब कोलीग्स थे जिनको लग रहा था कि नहीं कुछ चीजें दुनिया का जो जो एरिया का चीजें अच्छे थे, जैसे बिजनेस में ऑब्वियसली ब्रिटेन नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो बिजनेस लॉ के रिगार्डिंग जो बातें उनको अच्छा लगा वो सब लॉ रख दिया गया, ठीक है, और जो अच्छा नहीं लगा उसको बाद में इंडियन लॉ में अलग से अमेंडमेंट करके न्यूली लाया गया। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसमें कोई न्यू चेंजेस नहीं, मतलब चेंजेस अंदर आया है सर, इसके अंदर कुछ चेंजेस जरूर आया है। 1872 का नियम सारा का सारा फॉलो नहीं होता, बट बेस अभी भी वही है, आप समझ रहे हो, बेस अभी भी वही है, अंदर में कुछ चेंजेस आया है जो आपको पढ़ते पढ़ते ही समझ आएगा, ठीक है, बहुत बड़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेकिन ऐसा नहीं कि 72 का ही जो नियम है वही आप पढ़ोगे 1872 का, बहुत सारे चीजें में बदल आया है जो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा सर। ओके सर, चलो तो क्या सीखना है? अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड नोट द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू। अरे बाप रे बाप, एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अरे सर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में क्या जानना है, रुक जाओ सर। Note the essential elements of contract, clear about various types of contract, understand the concept of offer, acceptance, rules, communication, revocation। अरे बाप रे बहुत कुछ है सर, समझने के लिए बहुत कुछ है, मतलब किसके साथ किसका एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के ऊपर बेस करके किसका कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में मतलब किस तरह से बिजनेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा। जैसे मैं आपको अभी बात कर रहा था ना सर, ये अमेजन और बिग बाजार के डील के बारे में, हाँ सर? यस वेरी रिसेंट पॉइंट सर, जो मार्केट में अभी बहुत ज्यादा चर्चित है, इट्स अ वेरी मतलब पॉपुलर डिस्कशन इन मार्केट, स्पेशली जो लोग स्टॉक मार्केट बहुत लोग पढ़ाई करते हैं हमारे यहाँ पर, तो स्टॉक मार्केट क्लास में इसको लेके बहुत ज्यादा चर्चा हुआ है, जैसे अमेजन जीत गया, अब बिग बाजार का शेयर में डाउन ग्रेडेशन आया, ये एग्जैक्टली जब से ये केस हुआ है अमेजन के बिग बाजार के शेयर में, अमेजन तो इंडिया में लिस्टेड नहीं है, बट रिलायंस जो हार गया है अमेजन से, इसके शेयर्स में लास्ट 3-4 दिन में एक डाउनफॉल एक दिख रहा है सर। सबको स्टॉक मार्केट शायद समझ में ना आता होगा, बट सर आप देख सकते हो कि लास्ट 5 दिन में जब से ये खबर आया है उसके बाद से स्टॉक का प्राइस डाउन है, बिकॉज रिलायंस हारा है ना सर, तो मार्केट में थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट छाया है, ठीक है। अब ठीक है, ये सब तो खेल, ये सब कंपटीशन है सर, ये सब बिजनेस है, तो लॉ बहुत, एक छोटा सा लॉ हिला दिया है सर, एक छोटा सा लॉ हिला दिया, स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा चेंजेस ला दिया, एक 2000 मतलब 2100 का शेयर को 2000 में ला दिया, आप समझ रहे हो ना सर, एक लॉ के कारण, मतलब आप समझ सकते हो कि लॉ कितना इंपॉर्टेंट है, आपको धीरे धीरे और समझ आएगा। ऐसे यहाँ पर मैं आपको बस एक छोटा सा बात कहना चाहूंगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो सर ये अमेजन और रिलायंस का केस है, और ये केस क्या हुआ था, आपको मैं केस क्यों बता रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट को समझाने के लिए। इट लुक्स लाइक इंडियाज रिचेस्ट मैन, कौन है सर इंडिया का रिचेस्ट मैन, बताओगे कोई? जेफ बेजोस। अरे इंडिया का रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी, और मतलब वर्ल्ड का रिचेस्ट ऑब्वियसली जेफ बेजोस, हाँ, लेकिन अभी तो टेस्ला है ना। यस सर, इलॉन मस्क, अभी तो इलॉन मस्क है, हाँ सर, टेस्ला का इलॉन मस्क करेंटली थोड़ा ज्यादा चल रहा है, जेफ बेजोस बहुत दिनों तक था, शायद फिर से आ जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा टेस्ला का इलॉन मस्क ने जगह बना लिया, ठीक है, ये वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन है, और जेफ बेजोस मोस्ट प्रोबब्ली अभी सेकंड में है, ठीक है सर। हाँ, हमारा मुकेश अंबानी वर्ल्ड टॉप 12 या 15 के अंदर आता है, जो भी हो, वेरी गुड सर, इंटरेस्टिंग फैक्ट, मतलब बेसिकली बड़े बड़े लोगों के अंदर लड़ाई चल रहा है, तो ये लड़ाई में आप देख सकते हो 6 तारीख का बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, रियल केस में 2 मिनट बात कर लेता हूँ। Supreme Court of India upheld an emergency order that Amazon had obtained from Singapore International Arbitration Center in October 2020। सब कुछ समझ में नहीं आएगा, बट थोड़ा सुन लो मार्केट न्यूज। Restricting Future Group from selling its retail business to Mukesh Ambani's Reliance Industries। Okay, the firm founded by Jeff Bezos had alleged a violation of contract। क्या चीज में बात कर रहे हैं सर? Violation of contract पे बात कर रहा है, बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वायलेट हुआ है, मतलब बेसिकली बिग बाजार मतलब फ्यूचर ग्रुप जो है सर, बिग बाजार के साथ रिलायंस का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो वायलेट हुआ। ये कौन कह रहा है बोलो तो? बिग बाजार एंड रिलायंस का डील वायलेट हुआ है, जेफ बेजोस। ये जेफ बेजोस ऑफ अमेजन बोल रहा है सर,
ये अमेज़न का जेफ बेजोस कह रहा है, आप समझ रहे हो। इन फ्यूचर ग्रुप स्ट्रक कितना पैसे का प्रॉब्लम में आ गया था। स्ट्रक मतलब बेसिकली इसका बिजनेस में बहुत ज्यादा मार्केट लोन हो गया था 3.4 बिलियन, मतलब इसका अगर इंडियन वैल्यू में अगर सोचो तो ऑलमोस्ट 25,000 करोड़। Reliance Retail last year. Amazon had claimed a conflict as it owns a 49% stake in Future Coupon, a promoter entity of the Kishore Bianis retail chain. आप समझ रहे हो सर, तीन तरह का लड़ाई चल रहा है। एक ऐसा भी सोच सकते हो, एक फूल और दो माली, ठीक है। मतलब आपको जो समझना है आप समझ सकते हो। तो बेसिकली लड़ाई बिग बाजार को लेके है, ठीक है। अब इधर रिलायंस भी आ गया और इधर अमेज़न भी आ गया, लेकिन अल्टीमेटली जीता कौन? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से अमेज़न जीता करेंटली। अब देखना पड़ेगा कि रिलायंस अब कुछ करेगा कि नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, कुछ तो सोच के दिया होगा सर, और सब कुछ एज पर लॉ में सोच के ही दिया होगा, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। अब नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड ये कॉन्ट्रैक्ट के कारण क्या क्या चीजें हो जाता है सर। आप अगर समझोगे सिर्फ एक किताबी बातें हैं तो बात किताबी ही रह जाएगा, लेकिन अगर आप समझोगे तो इसमें जान आ जाएगा सर, इसमें जान आ जाएगा। जान है, बहुत जान है सर, जान है, इतना जान है, इतना लाइफ है ना लॉ के अंदर कि किसी बिजनेस को मतलब नाक में दम करके रख देते हैं और किसी बिजनेस को एकदम मतलब क्या बोलते हैं सर, मतलब मुस्कुराहट और मुस्कुराहट ही देता है। जैसे अभी अमेज़न हंस रहा है और रिलायंस को दुख हो रहा होगा। नाउ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ना क्या है सर, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जानना है, एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब हार्डकोर एरिया में बात करेंगे सर, सिर्फ कहानी में बात नहीं चलेगा, कहानी से पेट नहीं भरेगा। अब कहानी के अंदर का लीगल मैटर भी समझना होगा। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसमें जानना है क्या है, एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको समझना पड़ेगा एग्रीमेंट क्या है, इन्फोर्समेंट एट लॉ क्या है, आई होप यू अंडरस्टैंड सर, ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑफर और एक्सेप्टेंस के बिना एग्रीमेंट नहीं बनता, वेट कर जाओ। लीगल रूल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर क्या है, काइंड्स ऑफ ऑफर क्या है, एसेंशियल्स ऑफ ए प्रपोजल क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर क्या है, लीगल रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है। कितनी सारी बात है, छोटी सी बात, लेकिन इतना सारा सवाल का जवाब ढूंढना है, मजाक नहीं है। जवाब ढूंढना है, एकदम ढूंढना है, ठीक है। आप लोग मैथ्स करते हो, अकाउंट्स करते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, उसका एक अलग स्वभाव है और लॉ का एक अपना अलग ही दिशा, मतलब अलग दिशा है इसका, ये अपने वे में बात करता है। आप देखो सर, मजा आने वाला है। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का इंट्रोडक्शन में कुछ बात करते हैं सर, चलो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल भी एग्जाम में बहुत पूछते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंस्टिट्यूट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीच ऑफ मर्केंटाइल ऑफ कमर्शियल लॉ। आप देख रहे हैं सर, किताब में भी ऐसा ही बात लिखा रहता है, मर्केंटाइल और कमर्शियल लॉ। इट अफेक्ट्स एवरीबॉडी, इट अफेक्ट्स एवरीबॉडी, सबके जिंदगी में इसका असर होता है, सबके जिंदगी में। कोई बोल नहीं सकता कि भाई मेरे साथ बिजनेस लॉ का क्या कनेक्शन है। जो रिक्शा वाला है ना, उसके जिंदगी में भी जितना इफेक्ट है, आपके हमारे जिंदगी में भी, और अंबानी की जिंदगी में तो असर दिख ही रहा है। हाँ सर, अरे अंबानी की जिंदगी में असर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस यस ना, एग्जैक्टली सर। तो इट अफेक्ट्स एवरीबॉडी, मोर सो ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, सभी जगह में इसका असर होता है। इट मे बी सेड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, ऐसा कहा जाता है। सिविलाइज्ड वर्ल्ड का फाउंडेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट? फाउंडेशन, मतलब विदाउट कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं होना चाहिए। द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग जो लॉ है, एक सेकेंड सर, किसी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। Okay. The law relating to contract is governed by Indian Contract Act 1870. It came into force on September 1, 1872 से ये exactly इंडिया में आया है। On that time British period था। The preamble to act says that it is an act, ये एक ऐसा act है to define and amend certain parts of law relating to contract. It extends to the whole of India. सर ऐसा कहना जरूरी था। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात होगा सर, 2 मिनट बात करूंगा, ठीक है। कंट्रोवर्सी करना मेरा थोड़ा बहुत स्वभाव भी है, लेकिन इतना भी कंट्रोवर्सी नहीं करूंगा कि आप पागल हो जाओ। आपको पागल नहीं बनाना है, फिर सबको जवाब देना पड़ेगा। सर ऐसा बोलने का क्या जरूरत है, भारत का लॉ है, पूरा भारत में एप्लीकेबल होगा। हाँ सर, भारत का लॉ है, पूरा भारत में एप्लीकेबल होगा, तो इसको लॉ में लिखने का जरूरत क्या है? मन में सवाल आना चाहिए कि नहीं चाहिए? इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ये कैसा बात हुआ? अरे भाई लॉ है भारत का, तो पूरा भारत में लगेगा। एक्चुअली पूरा, हाँ बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो लग रहा है। ओके सर, एग्जैक्टली क्या सर,
अगर आज से 5 साल 6 साल पहले या फिर 3 साल पहले 4 साल पहले भी लॉ का किताब ओपन करके देखो और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओपन करके देखो, नॉट जस्ट कॉन्ट्रैक्ट, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में ही तो बाकी सारा का सारा लॉ बना हुआ है। मैक्सिमम लॉ जो है वो ऐसा लिखा होता था, एक्सेप्ट ऐसा लिखा होता था पहले, आजकल नहीं लिखेगा सर, एक्सेप्ट दी स्टेट्स ऑफ क्या है बोलो, जम्मू एंड कश्मीर। एग्जैक्टली सर, जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू एंड कश्मीर को लेके ये ब्रिटिश जाने के टाइम पे ना एक झमेला करके गया है। अब वो जैसे झमेला करके गया ना, वो झमेला का अंत नहीं है। मतलब बेसिकली ऐसा करके दिया, ये जम्मू एंड कश्मीर का प्रॉपर मतलब क्या बोलूं सर, मतलब ब्रिटिश जाने के बाद लड़ाई बहुत हुआ, मारकाट बहुत हुआ, लेकिन और मारा मारी काटा काटी किसी को पसंद नहीं था सर। आप समझ रहे हो ना, ये जो एरिया है ना, इसको लेके नॉट जस्ट जम्मू एंड कश्मीर, देयर और भी एरिया था, बट उसको वल्लभ भाई पटेल जी ने ना बहुत सुंदर से संभाल लिया था। बट सर इतना मारा मारी काटा काटी बॉर्डर एरिया में होने लग गया था। अब कुछ अलग अलग रीजंस है, बट ये मारा मारी काटा काटी के कारण ये इंडिया चाहे तो लड़ सकता है आराम से। पाकिस्तान का क्या है सर, 2 दिन में इसको खत्म कर सकते हैं, इतना ताकत तो है भारत के पास, सबको पता है। चाइना के साथ हमें मुश्किल जरूर होता है, बट पाकिस्तान को हम इजीली टैकल कर सकते हैं। बट सर क्यों इसको मारा मारी क्यों करना है, आपको पता है फिर भी मारा मारी हुआ है। रिसेंट ट्रेंड में सबसे लास्ट तो ये स्ट्राइक हुआ ना सर, वो जबरदस्त स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक। उसके पहले ये जो लास्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज कारगिल वॉर। ओके, कारगिल वॉर के बाद हम लोग और मारामारी नहीं करते, ठीक है। अब हम लोग क्यों नहीं करना चाहते, बिकॉज इंटरनेशनल मैटर है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जानते हो, आम आदमी की जान, ठीक है। मतलब ये जो कॉमन पीपल है ना, इसका जान हमेशा इंपॉर्टेंट होता है सर। तो जब तक झगड़ा हमेशा लास्ट पॉइंट होना चाहिए, मारपीट हमेशा लास्ट पॉइंट होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट नहीं। तो अब इसीलिए यहाँ पर कुछ पीओसी मतलब एलओसी वगैरह आ गया, ठीक है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो जम्मू एंड कश्मीर को लेके एक ऐसा डिसीजन हुआ कि भारत का कंट्रोल जम्मू कश्मीर में रहेगा, बट जम्मू कश्मीर का खुद का रूल्स रेगुलेशंस होगा। अब ये कैसा बात है, जब देश एक है तो फिर रूल्स रेगुलेशन भी तो पूरा देश का एक ही होना चाहिए। लेकिन सर फिर भी कुछ प्रॉब्लम था स्पेशली, लेकिन सर क्या कश्मीर इंडिया का कभी पार्ट नहीं था सर? आप 10,000 साल का हिस्ट्री ओपन करके देख लो, लास्ट 10,000 ईयर्स का हिस्ट्री अगर आप देखना चाहते हो तो आपको हमेशा कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट ही दिखेगा। अब ये कुछ रिसेंट हिस्ट्री है, कुछ रिसेंट डिस्प्यूट्स है जो बेसिकली पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश मतलब चिड़फाड़ होने के टाइम पे क्रिएट हुआ। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको बस इसका जड़ बताना चाहता हूँ कि क्यों पहले ऐसा होता था कि जम्मू एंड कश्मीर में कुछ लॉ अप्लाई क्यों नहीं होता था। तो आपको बस इतना ही समझना जरूरी है कि ऐसा क्या था और आजकल क्यों लिखना पड़ता है कि एक्सटेंस होल ऑफ इंडिया। तो या फिर ऐसा भी रीजन हो सकता है, कुछ कुछ लॉ किसी किसी जगह के लिए थोड़ा सा एग्जेम्प्टेड भी होता है। तो हमारा मैक्सिमम लॉ जम्मू एंड कश्मीर में एग्जेम्प्टेड हुआ करता था, बट वो वाला प्रॉब्लम जो था ना सर, वो वाला प्रॉब्लम को हटाया गया रिसेंटली। कौन सा सेक्शन के कारण हटाया गया सर? 370। थैंक यू सर, 370। वेरी गुड सर। तो 370 सेक्शन के तहत जम्मू एंड कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट बना, भारत का ही पार्ट था। बट जब देश एक है तो फिर अलग अलग नियम बना के क्या करना चाहता है? ये तो डिस्प्यूट को और बढ़ाना होता है ना। आप डिस्प्यूट को बढ़ा नहीं सकते जब कंट्री सेम है, जब 10,000 साल पुराना भी भारत का हिस्सा है, ये भी तो भारत ही है सर। कैसे आपको पता? अरे सर ये सारा का सारा ये पेशवर क्या है, ये पेशवर तो सर इसके जमाने में क्या नाम है, इसको क्या बोलते हैं, कनिष्क, सम्राट कनिष्क के टाइम पे कैपिटल हुआ करता था। और पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद रीजन दिख रहे हो ना सर, ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी यहीं पर है, सारा का सारा भारत है। लेकिन ठीक है, अब रिसेंट डिस्प्यूट है, अब इसको लेके मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है सर, बिकॉज ये वाला मेरा करंट डिस्कशन नहीं है। बट फिर भी मुझे इसलिए थोड़ा बहुत बोलना पड़ा कि ये वर्ड्स, आप लोग मैच्योर बनो सर, झगड़ा नहीं सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, रीजंस बता रहा हूँ। मेरा काम है आपके माइंड के अंदर क्वेश्चंस आने से पहले मैं कोशिश करता हूँ कि भाई सर ये बोलने का तो जरूरत ही था नहीं, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। अरे भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सारा भारत में लगेगा, इसमें बोलने का क्या जरूरत है? लेकिन सर बहुत सारे जगह में कुछ अपना अपना रूल्स रेगुलेशंस है। भारत अभी भी ना मेरे हिसाब से, और आप भी कभी सोच के देखोगे जिस तरह का बर्ताव हम लोग करते हैं देश के अंदर, हमें ऐसा लगता है कि भारत कुछ ऐसा एक कंट्री है करेंटली, मतलब जिस तरह का पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस है, ऐसा लगता है कि मुझे कभी कभी कि भारत एक नेशन अभी तक बिल्ड नहीं कर पाया। ऐसा लगता है कुछ टुकड़ा टुकड़ा स्टेट्स है, ठीक है, मतलब छोटा छोटा स्टेट्स है, जो स्टेट्स मिलजुल के एक समझौता करके चल रहा है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है
मतलब जिस तरह का पॉलिटिकल स्लोगन चलता है और जिस तरह का इंटरनेशनल प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है कभी कभी, ऐसा लगता है मुझे। ठीक है सर, फिर भी एक नेशन बनना बहुत जरूरी है और उसी नेशन बनने की तरफ ही काम हो रहा है सर, अगर आप थोड़ा सा ख्याल करोगे। और जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। जब तक आप एक नहीं रहोगे ना, आप कभी भी एनिमी को संभाल नहीं सकते। एनिमी तो चारों तरफ है सर। सर आप डरा रहे हो, अरे नहीं डरा रहे सर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझा रहा, डरने का क्या है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझो, ठीक है, तभी तो रूल्स रेगुलेशंस का मतलब समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं है सर। ऐसे किताबी बात रट के क्या होगा, सारा का कितना सारा लोग आया है, रटा है और रट रट के पागल हो गया है। आपको पागल नहीं होना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है। The act mostly deals with general principles and rules governing contract. The act is divisible into two parts. First part, section 1 से लेके 75 तक बोला गया है, general principles of law of contract, and therefore applies to all contract irrespective of their nature. Second part, section 124 से लेके 238 के अंदर कहा गया है, सर सेक्शन याद रखना जरूरी है। हाँ सर, लॉयर बनोगे, बिजनेस लेवल का लॉयर जानना जरूरी है। आप देखते हो ना सर कोर्ट में कैसे केस लड़ते हैं। आपको क्या लगता है जिसने ये अमेजन और बिग बाजार का केस लड़ा है, हाँ सर, जिन लोगों ने अमेजन और बिग बाजार का केस लड़ा है उनको बिजनेस लॉ पता होगा तभी ना लड़ पाएगा। हाँ सर, अरे जल्दी बोलो। यस सर। है ना, आज अगर अमेजन का लॉयर ने जिताया ना अमेजन को, बिग बाजार का सॉरी रिलायंस का लॉयर नहीं जिता पाया, ऑब्वियसली सपोर्ट जरूर, जजेस का डिसीजंस भी अमेजन के तरफ था तभी अमेजन जीता, लेकिन इसके लिए आपको कोर्ट में प्रूव तो करना होगा। कोर्ट में प्रूव करने के लिए यू हैव टू नो सेक्शंस, यू हैव टू नो द रूल्स। आपको सेक्शंस पता होना चाहिए। कोर्ट में लड़ाई देखे होंगे आप लोग मूवीज में, हाँ सर, कोर्ट में लड़ाई देखे होंगे ना, हाँ, मूवीज में किस तरह से कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं और अपना अपना जो पक्ष होता है, मतलब जिस साइड से, मतलब आप अगेंस्ट में हो, फॉर में हो, आप अपने अपने साइड में प्रूव करना चाहते हो कि आप सही हो और दूसरा साइड में जो है वो गलत है। ठीक है, अब ये प्रूवमेंट तो चलेगा ना कोर्ट में, ये प्रूवमेंट चलेगा, लेकिन उसके लिए यू हैव टू नो सेक्शन सबसेक्शन जो भी है, मतलब किस सेक्शंस में लिखा है, कहाँ लिखा है, क्यों लिखा है। अगर आपको रीजंस पता होगा तो आप ज्यादा लॉजिक प्रूव कर पाओगे। यहाँ पर लॉजिक ना सही गलत से नहीं चलता, जिसका लॉजिक में दम है वही जीत सकता है, लेकिन ऑब्वियसली अल्टीमेट डिसीजंस जज लेते हैं, तो जज अपना डिसीजंस भी देते हैं, लेकिन सर वही प्रूफ के साथ आपको प्रूफ मतलब दिखाना पड़ेगा। मैं ज्यादा लॉ के बारे में बात नहीं करूंगा, बिकॉज जो एलएलबी वाले बातें हैं उस पर अभी चर्चा नहीं करना है, मैं जस्ट आपको बिजनेस लॉ रिगार्डिंग 2-4 बातें करूँ। ओके सर, तो ये सेकेंड पार्ट या एडवांस पार्ट बोल सकते हो, जहां पर आप इंडेमनिटी, गारंटी, ये सब गारंटी वगैरह होता है ना सर, गारंटी देता है कंपनीज वगैरह, तो गारंटी कैसे देता है, इंडेमनिटी मतलब क्षतिपूर्ति, मतलब लॉस वगैरह को किस तरह से रिपे किया जाता है उसके रिगार्डिंग, बेलमेंट, ये भी एक गजब कॉन्सेप्ट है सर, बेलर बेनी कॉन्सेप्ट, प्लेज, ये भी रेंट, मतलब जैसे रेंट मतलब प्लेज होता है ना सर, आप लोग समझते होंगे डोनेशन वगैरह करता है, जैसे मानो प्लेज के रिगार्डिंग एग्जांपल याद आया, सपोज मानो कि आप अपने बॉडी का कुछ पार्ट्स प्लेज करना चाहते हो मरने के बाद, ऐसे करते हैं ना सर, किसी ने अपना हार्ट दे दिया, किसी ने अपना आंख दे दिया, ठीक है, तो वो प्लेजिंग होता है। तो ऐसा ही बिजनेस में भी प्लेज होता है, ठीक है, आप अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा प्लेज कर देते हो, तो कब होगा, किस तरह से होगा, वो लॉ कहते हैं, एजेंसी किससे कैसे चलता है, तो ये सारे के सारे बातें सर लॉ के अंदर बताया जाता है, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। तो ये थोड़ा एडवांस पार्ट है, और ये जो पार्ट मैं बता रहा हूँ ये बेसिक्स पार्ट है। तो चलो सर, एडवांस हो या बेसिक, धीरे धीरे तो बात करना ही पड़ेगा। ओके सर, एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज, अब नाउ पॉइंट इज दैट कि सर ये बिजनेस लॉ जानना इतना जरूरी क्यों है। देखो सर, डे बाय डे बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या बिजनेस लॉ कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है? हाँ, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, मतलब बिजनेस करने का तौर तरीका पहले से ज्यादा बदल गया होगा। हाँ सर, यस, नया नया बिजनेस आया, न्यू टाइप्स ऑफ बिजनेस आया है, ठीक है, और उस बिजनेस को चलाने का सिस्टम होना चाहिए, ढंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसका जो मन हुआ कुछ भी सेल करना चालू कर दिया, कुछ भी प्रॉफिट करके घर बनाना चालू कर दिया, नहीं सर, ठीक है। तो बिजनेस जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट, इननंबरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब इतना सारा कॉन्ट्रैक्ट होता है डे टू डे बिजनेस लाइफ में, तो उसके रिगार्डिंग एक यूजुअल कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन देयर बिजनेस होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट इज द मोस्ट यूजुअल मेथड ऑफ डिफाइनिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज। कॉन्ट्रैक्ट में क्या बताया जाता है, जो दोनों पार्टी
एक दूसरे के साथ डील करते हैं। सपोज आपके साथ आपका दोस्त, जैसे मानो यहाँ पर विश्वजीत से मेरा आवाज मिल रहा है मुझे, विश्वजीत और किसको ले सर, विश्वजीत एंड स्नेहेश, चलो सर ठीक है, विश्वजीत एंड स्नेहेश, स्नेहेश को आवाज आ रहा है मेरा? है सर, तो विश्वजीत के साथ स्नेहेश का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो ये दोनों कौन है? दोनों पार्टी है। कौन है सर? पार्टी। जैसे अमेज़न और बिग बाजार कौन है? अमेज़न और रिलायंस कौन है? पार्टीज। अमेज़न भी पार्टी, रिलायंस भी पार्टी। तो कॉन्ट्रैक्ट तो अकेले अकेले नहीं हो सकता ना सर, ऑपोजिट में कोई होना चाहिए, एक दूसरे के साथ डील होता है। विश्वजीत के साथ स्नेहेश का होगा, स्नेहेश के साथ संपत का होगा, संपत के साथ शीर्षो का होगा, ठीक है। तो इस तरह से डील बनता है सर, ठीक है, आप समझ रहे हो ना। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, राइट्स एंड ड्यूटीज इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस एक दूसरे को पता होना चाहिए। Vishwajit should know everything about contract. Snehesh also know everything. Okay. It is the most usual method of defining rights and duties in a business. कि किसका कितना right है, किसका क्या duty है। मतलब सिंपल हिंदी में बोले ना तो, या बंगाली में बोले, अधिकार कितना है या कर्तव्य क्या करना है। कर्तव्य समझते हो सर? कर्तव्य इन द सेंस ऑब्लिगेशंस। आपको आपका कुछ मतलब आपको कुछ करना होगा, मतलब इस पर्टिकुलर मैटर में आपका कुछ ड्यूटी है, वो ड्यूटी आपको निभाना पड़ेगा इन सिंपल। तो आपको कुछ राइट भी मिलेगा, आपका कुछ ड्यूटी भी होगा। तो राइट्स एंड ड्यूटीज इन अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, दिस ब्रांच ऑफ लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांचेस ऑफ लॉ। मतलब लॉ का बहुत सारा ब्रांचेस है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था ना, क्रिमिनल लॉ भी एक अलग होता है, सिविल लॉ एक अलग होता है, बट वो लॉ अलग तरीके से बात करता है, बट बिजनेस लॉ अलग तरीके से बात करता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। It does not prescribe so many rights and duties which the law will protect or enforce. Instead, it contains a number of limiting principles subject to which the parties may create rights and duties for themselves. मतलब विश्वजीत हो या स्नेहेश हो, वो अपने बीच में, अमेज़न हो या रिलायंस हो, वो अपने बीच में एक राइट्स एंड ड्यूटीज का जो एरिया है उसको आइडेंटिफाई करता है और उसके बेसिस में ही आगे बढ़ता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कोडिफाई, कोडिफाई मतलब कोड मतलब कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, कैसे चलना है, किस तरह से करना है, legal principles that govern contracts. The act basically identifies the ingredients of a legally enforceable valid contract. मतलब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है, उस पे बात करेगा। जैसे अमेज़न रिलायंस के बीच में जो चल रहा था, अमेज़न वर्सेस रिलायंस, बीच में कौन था? बिग बाजार, जो रिसेंट केस स्टडीज है, एकदम सबसे टॉप बातें हैं मार्केट में। तो बिग बाजार को खरीदने के बारे में रिलायंस ने खरीद लिया था, बट अमेज़न ने कोर्ट ने केस कर लिया कि भाई मेरे साथ पहले बात हुआ था। अब कौन वैलिड है, कौन इनवैलिड है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बोला हुआ है, कंपटीशन एक्ट में भी बोला हुआ है। कंपटीशन एक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट से ही बना हुआ एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ बिजनेस लॉ, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ लार्जर पार्ट ऑफ बिजनेस लॉ। बट इन सिंपल बेसिक लेवल में वो तो कॉन्ट्रैक्ट में ही शुरू हुआ है ना सर। In addition to dealing with certain special type of contractual relationship like indemnity, guarantee, bailment, pledge, quasi contract, contingent contract, don't worry sir, ये सब लाइन वर्ड सुन के ना डरने का कोई जरूरत नहीं है। डर तो छोड़ो, मजा आने वाला है जब आप गारंटी के बारे में समझोगे। अरे मार्केट में गारंटी वर्ड सुने हो कि नहीं सुने आप लोग? यस सर। है ना। तो कंपनी गारंटी देता है, और मानो कि गारंटी दिया और गारंटी नहीं, मतलब बाद में जब आप लेने गए तो आपका गारंटी खत्म। तो गारंटी के बारे में लॉ क्या कहते हैं? ठीक है, बेलमेंट इन द सेंस बेलर बेली कॉन्सेप्ट। सपोज आपका बेलर बेली कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा चलता है सर। कैसे बताऊं सर, ये डॉगी वगैरह का होता है। मानो कि आपके पास एक डॉगी है, वो डॉगी को आप जब किसी जगह में लेके जाते हो तो उनका अलग केज होता है ना सर। मतलब जैसे सपोज मानो आप ट्रेन में जा रहे हो और आपका डॉगी भी आपके साथ जाने वाला है, लेकिन क्या जिस बॉगी में आप रहोगे सेम बॉगी में आपका डॉगी रह सकता है? नो सर। नो सर। तो अगर आप उसको लेके जाना चाहते हो तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एक प्रॉपर केज में लेके जाना पड़ेगा और उसके लिए प्रॉपर मतलब टिकट, मतलब कुछ एक रूल है उसके बाद उसका मतलब पेट को कैरी करने का। हाँ, पेट कैरी करने का, लेकिन क्या इंसानों के बीच में पेट रह सकता है? नो। नो सर। नो सर। तो फिर उसके लिए अलग बॉगी होता है ना। Yes. उनको Yes, रखने का अलग जगह होता है, उस जगह में ही वो आप अपने पेट को रख सकते हो। तो बेसिकली सपोज मानो कि आप इंडियन रेल के से जा रहे हो या फिर एयरपोर्ट के थ्रू से जा रहे हो, तो जब आपका डॉगी आप उनको देते हो तो उसका देखभाल कौन करेगा? आप तो वहां नहीं रहोगे, रेलवे वाले, रेलवे करेगा। एग्जैक्टली। तो रेलवे के साथ आपका बेलर वेरी रिलेशन होगा।
ठीक है, आप हो जाओगे बिलर, वो हो जाएगा बिली। आप समझ रहे हो ना, ये भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। और बाद में जैसे वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा कर देगा, बदले में आप उनको पेमेंट भी करते हो। सपोज आपका डॉगी का टिकट लगा 1000 रुपीज, इसमें डॉगी का खाना पीना 2 दिन का या 1.5 दिन का, जितना आपका सफर का जर्नी का टाइम ड्यूरेशन है, तो उतना दिन के लिए बेलमेंट बना हुआ था। ये बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है कि भाई मेरा डॉगी को देखेगा और फिर बाद में जब पूरा का पूरा ड्यूटी कंप्लीट हो जाएगा, फिर मेरा डॉगी मेरे को वापस कर देगा और बदले में आप उसको एक चार्जेस दोगे। तो ऐसे नॉट जस्ट इन केस ऑफ डॉगी, बच्चे लोग ये क्या बोलते हैं सर उसको, मॉन्टेसरी स्कूल बोलते हैं ना। हाँ सर, प्ले स्कूल, वेरी गुड सर, प्ले स्कूल होता है ना सर। प्ले स्कूल में जब बच्चा को छोड़ने जाते हैं पेरेंट्स, तो वो प्ले स्कूल में छोड़ के जाते हैं। कितना छोटा छोटा बच्चा होता है प्ले स्कूल में, कितने साल तक प्ले स्कूल में जाते हैं? 4 साल, 2.5, 3, 4, समझ सकते हो। तो प्ले स्कूल में बच्चे लोगों को छोड़ के आते हैं, तो वो बच्चे का ध्यान तो रखना होगा। हाँ सर, तो जो प्ले स्कूल वाले हैं, जैसे ये जो छोटा छोटा बच्चा है, कितना छोटा छोटा बच्चा है देखो। अब ये छोटा छोटा बच्चा यहाँ पर प्ले स्कूल में जो भी कर रहा है, जो भी एक्टिविटीज यहाँ पर परफॉर्म ये लोग कर रहे हैं, इनका पेरेंट्स तो यहाँ पर है नहीं। तो फिर जब प्ले स्कूल कोई बनाते हैं, जो भी टीचर्स है यहाँ पर प्ले स्कूल को चलाने के लिए, ये 2 साल 3 साल के बच्चे लोगों को देखने के लिए, तो इनके साथ बेलमेंट होता है, बेलर बेली कॉन्सेप्ट। जितना देरी तक ये बच्चा यहाँ रहेगा, उतना देरी तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपका, बदले में आप अपना चार्जेस लो, फिर जिसका कॉन्ट्रैक्ट होता है सर। आप बात समझ रहे हो? हेलो, यस सर। तो एग्जैक्टली सर, लॉ रियल लाइफ एग्जांपल्स है। चाहे वो अमेजन रिलायंस का बिजनेस वाला केस देख लो, या फिर ये तो सोशल सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट है ना सर, कि मेरा बच्चा प्ले स्कूल में जाएगा, जाके खेलेगा, बच्चे लोगों के साथ दोस्ती करेगा, और बदले में मेरे बच्चे को मैं एक सेफ जगह में रखूंगा। और जो लोग इसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहा है, किसी दूसरे के बच्चे को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में रख रहा है, उनको एक्टिविटी करा रहा है, ये भी एक तरीका होता है। तो ये टाइप ऑफ बेलमेंट है, ठीक है। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हो सकता है, एग्जाम्पल्स का तो लाइन लग जाएगा अगर आप सुनने बैठोगे तो मैं धीरे धीरे बताऊंगा सर, क्योंकि ये सब स्पेशल चैप्टर होगा आगे आगे। गारंटी, बेलमेंट, प्लेज के बारे में तो मेरे को एक बहुत गजब का एग्जाम्पल्स आ रहा है। आप लोगों को पता है सर, हार्ट ट्रांसप्लांट्स होता है। हाँ सर, पता है ना? यस सर। ऐसे ये हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में एक मुझे पता चल रहा है। ये हार्ट ट्रांसप्लांट ये कोलकाता का एक हॉस्पिटल, मोस्ट प्रोबेबली 40s फर्स्ट टाइम किया था। वो भी चेन्नई से हार्ट आके कोलकाता 40s हॉस्पिटल में किसी को हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। तो आप समझो कि किसी का हार्ट तो ऐसे नहीं ले सकते ना, मतलब कोई मर गया तो क्या उसका हार्ट निकाल लोगे? नो सर, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो उसके लिए वो जरूर पहले से प्लेज किया होगा अपना हार्ट। यस सर, है ना, वो जरूर अपना हार्ट को पहले से प्लेज किया होगा, तभी जाके हम उसका हार्ट ले सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं कर सकते ना। तो ये सब भी कॉन्ट्रैक्ट है। आप समझ रहे हो सर, हमारे जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये एक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए एकदम फर्स्ट लाइन में एक गजब का पॉइंट बोला था ना सर, कि ये जो बिजनेस लॉ है, इसलिए मैं आप लोगों को शुरू से बोल रहा हूँ कि सर आप थोड़ा पेशेंस के साथ सुनो, आपको देखो कि समझ आएगा। इट अफेक्ट्स एवरीबॉडी, मोर सो ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, हर चीज में। इंडस्ट्री मतलब जैसे मैंने हॉस्पिटल्स इंडस्ट्री में बात किया, मैंने प्ले स्कूल में बात किया, मैंने अमेजन और बिग बाजार जैसे बिजनेस में भी बात किया आप लोगों से। आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि बिजनेस लॉ का ब्रेड एंड वेथ, मतलब इसका जो फैलाव है ये बहुत दूर तक फैला हुआ है। इसका यूज दूर दूर तक है। हर केस का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, हर चीज का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, हर ट्रेड का, हर कॉमर्स का, हर इंडस्ट्री में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। लाखों करोड़ों कॉन्ट्रैक्ट डे टू डे। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी सिंगल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कितना सारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप सोच भी नहीं सकते। अब इतना सारा कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, वही तो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में समझना होगा सर। This unit refers essential of a legally enforceable agreement or contract. It sets out rules of the offer and acceptance. Offer acceptance तो सर कॉन्ट्रैक्ट का दो पिलर है। विदाउट ऑफर एंड विदाउट एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ होता ही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट है रिवोकेशन। रिवोकेशन मतलब क्या? मतलब कॉन्ट्रैक्ट वापस कर देना या कैंसिल कर देना, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर जाना। अब रिवोक कब होता है, क्यों रिवोक होता है, ठीक है, वैलिड कैसे होता है? इट इन स्टेट सर्कमस्टेंसेस व्हेन एन एग्रीमेंट इज वॉइडेबल। सर ये वॉइडेबल क्या है? सर बात करूंगा सर, इन्फोर्सेबल बाय वन पार्टी ओनली, मतलब दो पार्टी है, जैसे विश्वजीत एंड
और कौन था सर? विश्वजीत के साथ किसका हो रहा था? स्नेहेश का। ठीक है, विश्वजीत और स्नेहेश के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा? जल्दी बोलो सर, विश्वजीत और स्नेहेश के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? राखी का मौसम है सर। चलो राखी का डीलिंग करेगा सर? अरे यस सर। चलो सर, कौन किसको राखी बेचेगा? विश्वजीत स्नेहेश को। चलो सर, विश्वजीत स्नेहेश को बेचो। विश्वजीत पटना से, पटना नहीं, विश्वजीत इज फ्रॉम मुजफ्फरपुर, तो चलो मुजफ्फरपुर। स्नेहेश तेरा घर कहाँ है? कोलकाता में है मुझे पता है, बट कोलकाता का किस एरिया में? सिंगूर। हाँ सिंगूर। ये सिंगूर, सिंगूर थे कि सिंगूर था किस पे? है सर। हुगली सिंगूर है सर, टाटा। हाँ मुझे किसी, चलो बढ़िया है, हुगली सिंगूर। अच्छा चलो, टाटा सिंगूर। चलो हम लोग क्लास में बहुत बार इसका एग्जांपल यूज करते हैं। हाँ सर, चलो स्नेहेश आ गया सिंगूर से। तो मुजफ्फरपुर के विश्वजीत एंड स्नेहेश इन सिंगूर। चलो राखी का बिजनेस करो। तो मुजफ्फरपुर से विश्वजीत राखी सेल करता है किसको? स्नेहेश को। अब किसी कारण से विश्वजीत ने मुकर गया। मुकर गया मतलब विश्वजीत राखी देने के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट किया था, पैसा लिया था और फिर दिया नहीं। और राखी तो सर सीजनल बिजनेस है ना सर, राखी तो बस 1 वीक है ना सर, मैक्स टू मैक्स 1 वीक तक चलेगा, है ना? तो जैसे मैक्स टू मैक्स 1 वीक तक चलेगा। हमारे बंगालीज लोगों में राखी 1-2 दिन का ही होता है, बट नॉन बंगालीज लाइक मारवाड़ीज में, गुजरातीज में थोड़ा ज्यादा दिन तक चलता है। जैसे बंगालीज का और एक चलता है सर भाई फोटा, वो भी बाकी लोगों का है, भाई दूज बोलते हैं। बट राखी बंगाल में फेमस है, बट मारवाड़ीज गुजरातीज में मतलब राखी को लेके एक अलग ही इमोशन चलता है, मतलब सेलिब्रेशन टाइप्स। बंगालीज में सेलिब्रेशन है एक अलग टाइप में, बट नॉन बंगालीज में इसका एक अलग ही त्योहार होते हैं, मतलब घर में एक अलग। बंगाली थे भाई फोटाटाई मेन। हाँ, हमारे बंगाल में भाई फोटा को बहुत ज्यादा ये करते हैं, लेकिन भाई फोटा नॉट जस्ट इन बंगाल, पूरा भारत में होते हैं। बट हाँ वही थोड़ा सर, हाँ भाई दूज बोले ना, भाई दूज है। कोई किसी जगह में किसी चीज को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, किसी को थोड़ा कम। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब एकदम सिंपल है। अगर आप ऐसी सिचुएशंस में कलाका स्ट्रीट जाते हो, बड़ा बाजार जो मारवाड़ी टोला भी है सर। सर आपको कैसे पता? सर आप लोग तो जानते हो मैं मारवाड़ी है सर, इसलिए मुझे सब चीज पता हो जाता है। तो बेसिकली आप अगर कलाका स्ट्रीट जाओगे, सपोज मानो कि अपना स्नेहिस जो है कलाका स्ट्रीट में, अरे कलाका स्ट्रीट जानते हो क्या आप? अपना बड़ा बाजार में है सर, यहाँ पर राखी का दुकान लगता है ना, आप देखोगे ना मतलब दिमाग खराब हो जाएगा। कलाका स्ट्रीट बड़ा बाजार, ये ठीक है, राखी, सिर्फ राखी। वहां पर आप जाओगे ना, कोलकाता हावड़ा बड़ा एग्जैक्टली हावड़ा मतलब बड़ा बाजार का जो कोलकाता पार्ट है पुस्तामाला पाड़ा, वहां पर राखी का शॉप देखोगे ना, आप देखते रह जाओगे। अगर कभी किसी ने विजिट किया है तो बहुत बढ़िया, सिर्फ और सिर्फ राखी सेल होता है। आप देखोगे ना, मतलब सीरियसली बहुत सुंदर सुंदर राखी मिलता है। मैं बहुत बार मैम के साथ मुझे जाना पड़ता था, अभी तो मौका नहीं मिलता, बट सीरियसली ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल राखी शॉप होता है वहाँ पर। तो बेसिकली स्नेहेश और विश्वजीत के बीच में कुछ ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट बना है। राखी के टाइम पे मुजफ्फरपुर से राखी बन के स्नेहेश को देगा और स्नेहेश आके उसको कलाका स्ट्रीट में सेल करेगा। क्योंकि राखी सामने है इसलिए मैंने राखी का एग्जांपल्स लिया। नाउ पॉइंट इज दैट अगर विश्वजीत ने टाइम पे नहीं दिया तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये फेलियर हुआ है। अब ये किसके कारण फेलियर हुआ है ये देखना पड़ेगा। तो इसमें वॉइड होगा कि वॉइडेबल होगा? ऑब्वियसली विश्वजीत का फेलियरिटी है मेरे एग्जांपल के हिसाब से। तो अगर वॉइडेबल होता है तो किसके लिए है? अगर एक तरफ से वन पार्टी की तरफ से ये प्रॉब्लम हुआ है, जो स्नेहेश है यहाँ पर, इसको स्नेहेश को क्या बोलेंगे जानते हो? स्नेहेश को बोला जाता है एग्रीव्ड पार्टी, मतलब जिसका बेसिकली लॉस हुआ है, जिसके साथ खराब हुआ है। यहाँ पर खराब किसके साथ हुआ है? स्नेहेश के साथ, बिकॉज पैसा स्नेहेश ने दिया था विश्वजीत को और स्नेहेश को राखी नहीं मिला। तो एग्रीव्ड पार्टी कौन है? स्नेहेश है। इसी तरह का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं सर, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। अब ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। सर मतलब तो अभी समझ में नहीं आएगा, रुक जाओ। कि वॉइड कब होगा, वॉइडेबल कब होगा, एनफोर्सेबल बाय लॉ है कि नहीं, ठीक है, ये सभी चीजें आपको समझना पड़ेगा। मतलब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट सही है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट प्रॉपर्ली। सर इतना देर से कहानी सुन रहे थे, मैं एक बार आपसे पूछना चाहूंगा सभी को, क्या आप लोगों को ये जो बैकग्राउंड स्टोरी में इतना देर से आपको समझा रहा था कॉन्ट्रैक्ट का, क्या समझ में आ रहा है? सर मैं चाहता तो बैकग्राउंड स्टोरी ना बोल के भी मैं मेन पॉइंट में बात कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि बैकग्राउंड स्टोरी जानना लॉ का जरूरी है, तो इसीलिए मैंने इतना डिटेल्स में आप लोगों के साथ थोड़ा लॉ रिलेटेड जितना जगह कवर कर सकता था मैंने किया। समझ में सभी को आ रहा होगा? हाँ सर? यस सर।
और पिता प्रज्ञा, आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। ओके सर। यस सर। ओके, नताशा, सृजिता, बोलो सर। यस सर। ओके सर, ठीक है सर। मैं सभी को पूछ रहा हूँ बेसिकली, कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलना सर। अभी तक तो प्रॉब्लम क्रिएट होने का जगह आया ही नहीं, अभी तो धीरे धीरे गहराई में जाएंगे तो शायद प्रॉब्लम आप फील हो सकता है। पर देखो लॉ को पढ़ना कैसे है, लॉ को अगर लॉ का मजा लो के पढ़ोगे ना तो मजा आ जाएगा। अगर सिर्फ पढ़ना है तो कभी नहीं समझ पाओगे। सिर्फ पढ़ना नहीं है सर, अंदर से पढ़ना है, समझना है, दिल से समझना है। वो 3 इडियट्स वाला टेक्निक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते हो ना सर 3 इडियट्स? हाँ सर, 3 इडियट्स का स्टोरी क्या गजब का स्टोरी है। हाँ सर। है ना, वहां पर बार बार एक ही चीज बोलता है कि भाई कामयाबी के पीछे मत भागो। किसके पीछे भागने के लिए बोलता है सर? कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी। हाँ सर, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। या फिर ऐसे बोलते हैं कि कामयाबी के पीछे मत भागो, अगर भागना है तो एक्सेलेंस के पीछे भागो। ठीक है, मतलब काबिलियत के पीछे भागो। काबिल बनोगे तो कामयाबी आ जाएगा। अगर सिर्फ सक्सेस चाहिए तो सक्सेस कभी नहीं आएगा। मतलब मैक्सिमम लोग यही प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं सर, उनको सिर्फ सक्सेस दिखता है पर सक्सेस के पीछे का मेहनत नहीं दिखता। अंबानी का पैसा बहुत लोगों को दिखता है, अंबानी के पैसे के पीछे का मेहनत बहुत लोगों को नहीं दिखता। क्योंकि अंबानी का नाम मैंने इसलिए लिया, मैंने बहुत, इवन रामदेव बाबा, वो भी एक टॉप क्लास रिचेस्ट पर्सन बना है सर बिजनेस करके। रामदेव बाबा का मतलब मैं एंटी रामदेव बहुत लोगों को सुना हूँ, एंटी अंबानी भी बहुत देखा हूँ। बट एक चीज मैं बार बार बोलूंगा, ठीक है आपको जिसका एंटी होना है, बट किसी का एंटी होके मुझे नहीं लगता कोई फायदा है। हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें हमेशा एक्सीलेंस के पीछे भागना चाहिए। ये जो हमारे बंगाल का एक कल्चर बन गया है, मोदी ममता, ये क्या चलता है, कोई मतलब नहीं है। जिसको वोट देना है उसको वोट दो, ठीक है। मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज सीरियसली बंगाल में लास्ट कुछ महीनों से ये वाला एक कल्चर बहुत मैंने देखा है, मोदी ममता। अरे मोदी ममता का बात है ही नहीं, ठीक है। अगर यूपी में जाओ तो अखिलेश यादव, योगी, अरे हमें इस सब के पीछे पड़ना नहीं है, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। अगर हम इतना करते ना तो आज ओलंपिक का गोल्ड मतलब मेडल लिस्ट में इंडिया ना 48th में नहीं, इंडिया टॉप 10 में होता। 135 करोड़ में से 135 करोड़ 47 है ऐसे तो 47 सॉरी ओके 135 करोड़ में से हमें सिर्फ 7 मेडल मिला है। बहुत प्राउड फील होता है सर जिन्होंने भी ये कर दिखाया है। बट कैन यू इमेजिन सर, चाइना तो नंबर 2 में है, यूएसए 30 करोड़ पॉपुलेशन लेके, ओनली 30 करोड़ पॉपुलेशन लेके। मैं क्यों बोल रहा हूँ सर, बेसिकली मैं क्वालिटी एजुकेशन का बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग समझ पाओगे मेरा बात तो शायद बहुत अच्छा होगा सर। अगर नहीं समझते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा कि प्रॉब्लम हमारे देश को है। और प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग क्वांटिटी पे बहुत बिलीव करते हैं। अगर क्वांटिटी छोड़ के थोड़ा क्वालिटी पे काम करना चालू करें ना तो शायद आज देश का जो मतलब पोजीशन है वर्ल्ड वाइड वो थोड़ा और बदल जाता। आप एक बार एक कुछ चीजें देखो सर, यूएस कंट्री बहुत बड़ा है, ओनली 30 करोड़ पॉपुलेशन, ओके 30 करोड़ पॉपुलेशन में मेडल लिस्ट में नंबर 1। सही बोला ना मैंने? अगर किसी ने गलत होगा तो बोल देना सर। चाइना एके আছে सर, नहीं यूएसए नंबर 1 है, चेक करके देखो यूएसए नंबर 1 में है। गोल्ड ज्यादा मिला है इसको मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। चाइना नंबर 2 में है मेरे हिसाब से, मैंने जो डेटा ओलंपिक के साइट में जाके देख रहा था, ठीक है। मैं अभी बता देता हूँ, चलो आपके मन में अच्छा सवाल है तो अभी क्यों बताना। ओलंपिक मेडल लिस्ट, ये देखो सर olympic.com से ही पता चलेगा। झगड़ा करके क्या फायदा स्नेहेश? हाँ चलो देख लो। हाँ सर। कौन पहले है सर? यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए, अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1 में है सर। हाँ सर, 39 गोल्ड है इनके पास। चाइना के पास 38, जापान 3rd, इसका पॉपुलेशन है 30 करोड़ का, इनका पॉपुलेशन है 150 करोड़ का, इनका पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 10 to 15 करोड़ का मोस्ट प्रोबेबली। ग्रेट ब्रिटेन ऑलमोस्ट 5 to 6 करोड़ पॉपुलेशन। और हमारा पोजीशन है सर, इंडिया का पोजीशन है, कहाँ गया इंडिया? 48 मोस्ट प्रोबेबली, 47 और 48 दिखाई दिया क्या? इंडिया 48, मैं सही था स्नेहेश, तो मुझे गलत बोल रहा था।
ये मैं olympic.com से बता रहा हूँ, ऑफिशियल साइट ऑफ ओलंपिक। 135 करोड़ पॉपुलेशन, ये है इंडिया का पोजीशन। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप, मैं अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि सर वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन और हम लोग मेन क्यों मेडल नहीं ले पाते सर? फुटबॉल वर्ल्ड कप भी आज तक नहीं खेल पाए, प्रॉब्लम कहाँ है, क्या लगता है? हाँ सर, प्रॉब्लम कहाँ लगता है? प्रॉब्लम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का है, प्रॉब्लम क्वालिटी ऑफ स्पोर्ट्स का है। हम लोग क्वालिटी नहीं बिल्ड कर पाते, इसी के कारण हम लोग दुनिया में पीछे रह जाते हैं। अब सर क्वालिटी के बारे में सोचा करो तो देखना ऑटोमेटिकली वही 3 इयर्स का डायलॉग सामने आ ही जाता है बार बार। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। इतना सारा बात करने के बाद सामने आया सर व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट है तो भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या? सर अब जाके आप मेन पॉइंट में आए हो। नहीं सर, मेन पॉइंट तो पहले ही चालू हो चुका है। The term contract is defined under section 2 subsection H of the Indian Contract Act 1872. सर सेक्शन याद रखना है? यस सर, 100% याद रखना, 100% सेक्शन याद रखना है। सेक्शन 2 सबसेक्शन H में बोला है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। सर क्या बोला है? एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के थ्रू से इन्फोर्स किया जाता है। इन्फोर्स करना मतलब लॉ के थ्रू से बांध दिया जाता है। इन्फोर्स का करना मतलब कैसा? लॉ के थ्रू से बांध लेना। आप समझ रहे हो बात? सर कैसे बांधेगा? अरे सर लॉ बता दिया भाई ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो जैसे लॉ बोलेगा वैसा करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट का 2 एसेंशियल एलिमेंट कभी ना भूलना, एक एग्रीमेंट और दूसरा इन्फोर्सेबल बाय लॉ। लॉ अगर कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो उसको एग्रीमेंट में पहले बदलना है। सर एग्रीमेंट के लिए क्या चाहिए? सर एग्रीमेंट के लिए ऑफर चाहिए और एक्सेप्टेंस चाहिए, वो मैं बाद में बात करता हूँ। आपको क्या चाहिए सर? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सर ऑफर एक्सेप्टेंस किस चीज का? सर सिंपल बात है, जैसे मैं स्नेहश और विश्वजीत में सवाल एग्जांपल्स क्रिएट किया था। विश्वजीत और स्नेहश के बीच में बिजनेस डील हो रहा है, तो स्नेहश और विश्वजीत में राखी का डील हो रहा था ना सर। तो विश्वजीत ने स्नेहश को ऑफर किया कि भाई मैं राखी मैन्युफैक्चर करता हूँ, क्या तुम मुझसे राखी लोगे? हाँ विश्वजीत, समझ में आया कि नहीं? मैं राखी बनाता हूँ, तुम स्नेहश को ऑफर किए, स्नेहश को बोले भाई मैं राखी बेचता हूँ, राखी बनाता हूँ, तो क्या तुम राखी खरीदोगे? तो स्नेहश क्या बोलेगा? हाँ बोलेगा कि ना बोलेगा? हाँ। ठीक है। तो ये ऑफर किसके तरफ से था? मेरे तरफ से, विश्वजीत की तरफ से। सर एक्सेप्टेंस किसने किया? स्नेहश ने। स्नेहश ने किया। तो सिंपल सा बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम मतलब हमारे डेली लाइफ का बात है। विश्वजीत का ऑफर था और स्नेहश का एक्सेप्टेंस था। तो ये जो ऑफर और एक्सेप्टेंस बन गया इनके बीच में, इसको क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। नाउ पॉइंट इज दैट ये एग्रीमेंट परफॉर्म होगा कि नहीं होगा, इसके लिए क्या करना होगा? मतलब अगर विश्वजीत बाय चांस आप ऑफर से प्रॉब्लम, अगर आपको प्रॉब्लम में डाल दिया, तो ऑफर तो उसने किया, आपने एक्सेप्ट किया, और अगर जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि विश्वजीत ने आपको फंसा दिया, हाँ बोल के फिर ना कर दिया। ऐसे तो बहुत लोग करते हैं ना सर, पहले हाँ बोलते हैं फिर ना करते हैं, और इसी का तो डर लगता है लोगों को। जैसे मानो कि मैं पहले बोला कि मैं पढ़ाऊंगा और फिर मैं बोल दिया कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। डॉक्टर ने पहले बोला कि मैं देखूंगा, फिर बोल दिया कि मैं नहीं देखूंगा। अरे जो भी बोलना है ना। मेरे हिसाब से जब तक जान है तब तक, अगर आपने किसी को ऑफर किया है, अगर ऑफर किया है आपने और अगर ऑपोजिट साइड में बंदा ने एक्सेप्ट किया है, तो जब तक आपका जान है, मतलब अंटिल डेथ, ओके, आपको उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है सर, जो वादा किया है, क्या बोलो आगे, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। निभाना पड़ेगा। यस सर, गाना मत गाना, बट आई होप यू अंडरस्टैंड, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। यस सर, वादा ना तोड़। ओके, ये भी गाना है ना, वादा ना तोड़। एग्जैक्टली, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसे ही है, हिंदी गाने की तरह। ठीक है, हिंदी मूवीज की गाने की तरह, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, वादा ना तोड़। सर अगर तोड़ दिया तो फिर ब्रेकअप सॉन्ग होगा। तोड़ दिया तो फिर ब्रेकअप सॉन्ग होगा, है ना। मतलब कहने का मतलब है, अगर तोड़ दिया तो फिर उसके लिए आपको कोर्ट में जाना होगा। ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का कोर्ट हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, एनसीएलटी हो सकता है, जहां मर्जी जा सकते हो। बट जाने के लिए कुछ ठोस कारण तो होना चाहिए ना। तो यू मस्ट हैव प्रॉपर
प्रूफ, ठीक है। तो दैट्स वाई अगर आपके पास प्रूफ है, ऑफर हुआ, आप पॉइंट टू बी नोटेड सर, ऑफर हुआ बहुत बढ़िया, एक्सेप्टेंस हुआ और बढ़िया, आप समझ रहे हो ना सर, एग्रीमेंट भी बना बहुत बढ़िया, ऑफर एक्सेप्टेंस भी एग्रीमेंट बन जाता है। बट प्रॉब्लम इज दैट इनके बीच में एग्रीमेंट है, एक दूसरे को हाँ किया है, मतलब बोलते हैं ना सर, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। सर क्या आप हिंदी गाना क्यों गा रहे हो? अरे सर मैं बोला ना, कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक हिंदी मूवीज, ओके। लेकिन सर ये मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी इज नॉट इनफ, यू मस्ट हैव सम लीगल डॉक्यूमेंट्स। क्या चाहिए आपका? लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब ये लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या होगा? अरे प्रूफ का काम करेगा। स्टैम्प पेपर यस एग्जैक्टली, कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है, ऐसे देखने में होता है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है। एक सेकेंड रुक जाओ, दिखा देते हैं अभी। कॉन्ट्रैक्ट पेपर कैसे देखने में होते हैं सर? 10 रुपीज, 1000 रुपीज, बहुत सारे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर। स्टैम्प पेपर सर 10 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज। हाँ एकदम, 1 रुपीज का। पूरी टाका हो। हाँ हाँ एकदम सर। चलो डिपेंड करते हैं किस तरह का केस है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। कुछ इस तरह का देखने में होता है। ये 500 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट पेपर आया सर, इंडियन नॉन जुडिशियल, ठीक है, इस तरह का होता है। इसमें एग्रीमेंट बनता है और फिर इसको नोटरी करके उसको लीगल डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। इस क्या बना के सर? नोटरी करके, ठीक है। नोटरी मतलब वो बेसिकली कोर्ट से उसको बाइंड करना पड़ता है और फिर होता है। मैं बाद में बात करूंगा नोटरी से, सब चीज एक साथ बोलना जाओ तो फिर आप भी मुश्किल में पड़ जाओगे, तो मैं एक साथ सभी बातें कर देता हूँ, लेकिन धीरे धीरे ही आपको समझना पड़ेगा। तो ये लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गया। आई होप आप घर में देखे होंगे एग्रीमेंट पेपर वगैरह। तो मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर, एग्रीमेंट ऑफर एक्सेप्टेंस से स्टार्ट होता है, उसको एग्रीमेंट में बदला जाता है, और एग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाए, एग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाए तब उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, तब उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और तब उसे कॉन्ट्रैक्ट कहा भी जाता है। तो यही है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहला डेफिनेशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन H। बोलो सर बोलो, समझ में आ रहा है? किसी के मन में कोई डाउट है पूछ सकते हो सर, क्योंकि मैंने आप लोगों को बस अभी कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो समझाने का कोशिश कर रहा था। हाँ सर बोलो। सर बोलो सर अगर कोई ऐसा करता है कि कोई एडवर्टाइजमेंट देता है कि यार शोरूम पे अपना दिखा देता है कोई चीज, तो वो भी तो एक ऑफर ही हुआ ना सर? हाँ उसको बोलते हैं सर इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है। Okay, शोरूम में एडवर्टाइजमेंट करना इज कॉल्ड इन्विटेशन टू ऑफर, ओके। तो दैट्स अ डिफरेंट इशू, वो भी बातें होंगे। वेरी गुड क्वेश्चन सर, आई एम वेरी हैप्पी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एडवर्टाइजमेंट भी तो एक ऑफर होता है, बट उसको बोलते हैं इन्विटेशन टू ऑफर। अब इन्विटेशन टू ऑफर अलग होता है, बात करते हैं, वो भी आएगा सर। अरे भाई मजा आ गया एकदम, आप लोग सोच रहे हो, मुझे सुन के बहुत मजा आ रहा है एकदम। उसमें चर्चा होगा, वेट कर जाओ सर, इन्विटेशन टू ऑफर में जबरदस्त चर्चा होगा। ओके नाउ अब एग्रीमेंट तो समझ में आ ही रहा है, लेकिन सर एग्रीमेंट के बारे में कहाँ बोला है? द टर्म एग्रीमेंट गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन E, कहाँ बोला है सर? सेक्शन 2 सबसेक्शन E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या बोला है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस। सर वही प्रॉमिस मतलब वादा ना? अरे प्रॉमिस मतलब क्या? वादा। वेरी गुड सर, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। ये आजकल हम लोग देखते हैं ना सर, मतलब लड़का लड़की के बीच में चलता रहता है ना कि भाई तुम मुझे प्रॉमिस करो, तुम मुझे प्रॉमिस करो, ऐसे बोलते रहते हैं ना सर। यस सर एग्जैक्टली वही वाला प्रॉमिस। लेकिन ये लड़का लड़की वाला प्रॉमिस नहीं है, ये बिजनेस वाला प्रॉमिस है, ठीक है। ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट वाला प्रॉमिस है, भाई तुम मुझे प्रॉमिस करो, वो बोलते तुम मुझे प्रॉमिस करो, तो ये वाला प्रॉमिस है, ठीक है। लेकिन सर प्रॉमिस तो प्रॉमिस है, चाहे वो बिजनेस वाला हो या पर्सनल लाइफ वाला, वही वाला प्रॉमिस। आपको कुछ अलग लेवल का नहीं सोचना है, आपको एकदम डे टू डे लाइफ का सोचना है। सोच एकदम सिंपल रखो, मतलब एक कहावत है कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, मतलब आपका सोच सिंपल लेवल में ही होना चाहिए, बट आप बहुत दूर तक सोचोगे। यही बिजनेस मतलब नॉट जस्ट लॉ, चाहे आप इकोनॉमिक्स पढ़ो, अकाउंट्स पढ़ो, हर चीज में आपका सोच सिंपल लेवल में होना चाहिए, बट आपका सोच बहुत दूर तक जाना चाहिए। सर ये क्या कैसे होगा? सर ये होगा सर, ये होगा। कोई भी चीज रॉकेट साइंस नहीं होता है, हर चीज का शुरुआत, रॉकेट साइंस भी एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट में बना है। अब सिंपल से सोचो ना, अरे सर न्यूटन का वो वाला बात तो जानते हो ना, थर्ड लॉ वाला? ये थर्ड लॉ नहीं, अरे न्यूटन का आइजैक न्यूटन का सर आइजैक न्यूटन बोलना चाहिए। सर आइजैक न्यूटन का वो वाला पॉइंट, अरे मैग्नेटिक
मतलब दुनिया हर चीज को अपनी तरफ खींचते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन पावर, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, थैंक यू सर। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जो हम लोग जिस दिन से ये पता चला ग्रेविटेशनल फोर्स का थ्योरी जो न्यूटन ने बताया और उसके बेसिस में उन्होंने कई सारा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को सॉल्व किया, इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? सेव गिरा था। एक सिंपल सा बात था सर कि उसके सर पे एप्पल गिरा था और वही बात उसके दिमाग में आया कि भाई ये एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया, मेरे सर पे आके क्यों गिरा। और बात एप्पल का नहीं है, कोई भी चीज नीचे क्यों आता है ऊपर क्यों नहीं जाता। तो उनका रिसर्च चालू हो गया। अब बात समझ रहे हो, हर बात की शुरुआत सिंपल सी चीज से होती है। सिंपल सी चीज आप सिंपल समझ, मतलब बहुत लोग सोचते हैं, मतलब बहुत लोग ना बहुत कॉम्प्लेक्स करके सोचना पसंद करते हैं। भाई कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स होता नहीं है, हम जबरदस्ती उसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। आप सिंपल समझोगे तो आपको कॉम्प्लेक्स चीज भी सिंपल दिखेगा, ठीक है। ऐसे मतलब जिंदगी को देखने का भी तरीका होता है, हर चीज में जटिल जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स करके सोचना। डोंट थिंक एनीथिंग इन कॉम्प्लेक्स वे, थिंक एवरीथिंग इन अ सिंपल वे। शायद थोड़ा सा आसान हो जाए जिंदगी जीना, शायद थोड़ा आसान हो जाए एग्जाम क्रैक करना, ठीक है। सीए टफ है, सीए टफ है, ये गजब का मतलब अफवाह फैला के रखा है। अरे भाई इंटरेस्ट होगा तो सीए क्या चीज है सर, इंटरेस्ट होगा तो सीएस क्या चीज है सर, क्या है? हाँ, दोनों अक्षर है, इसमें क्या बड़ी बात है। अगर आप सिंपल समझोगे तो कुछ नहीं है, इसको अगर कुछ ज्यादा ही वैल्यू कर दोगे ना तो ये आपके सर आपको खा जाएगा। मतलब बिफोर सीए का ये जो मतलब ये जो रुतबा है ना, ये आपको खाए, उसको आप खा जाओ। मतलब इसको सिंपल बनाओ सर, मेरा कहने का। अब सिंपल बनाने का मतलब ये नहीं कि आप रिलैक्स हो जाओ, यही गलत फहमी हो जाते हैं। डोंट बी रिलैक्स, ओके। मतलब अपना काम करते जाओ, बट इसको ना जरूरत से ज्यादा ना भाव मत दो किसी भी चीज को। जिसको जरूरत से ज्यादा भाव दे दोगे वो सर पे चढ़ के बैठ जाएगा, और जैसे ही सर पे चढ़ के बैठेगा आगे बात बढ़ेगा ही नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। चलो सर, कोई बात नहीं। Section 2 subsection E of the Act is defined as every promise and every set of promises forming consideration for each other. To have an insight into the definition of agreement, we need to understand promise. Section 2 subsection B defines promise as when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. सर क्या बात का क्या बोल दिया सर? कुछ नहीं, सिंपल एग्रीमेंट के बारे में बात हो रहा है। सेक्शन 2 सबसेक्शन बी डिफाइंस प्रॉमिस। ये प्रॉमिस के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं सर व्हेन पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent there। विश्वजीत और स्नेहस के बीच में क्या चल रहा है सर? ऑफर एक्सेप्टेंस। कौन ऑफर किया था? ये ऑफर किया था विश्वजीत, स्नेहस ने एक्सेप्ट किया, यही है ना? सिंपल सी बात है। क्या चीज का? राखी का बिजनेस के बारे में, राखी के बिजनेस के बारे में। When the person to whom the proposal is made signifies his assent, तो यहाँ पर assent कौन जताएगा? assent मतलब ओपिनियन, assent मतलब ओपिनियन। स्नेहेश या तो हाँ बोलेगा या तो क्या बोलेगा? ना बोलेगा। सर अगर हाँ है, अगर हाँ है तो एक्सेप्टेंस है, सिंपल ना। तो वही तो कह रहा है सर, when the person to whom the proposal is made signifies his assent। अरे सिंपल सी बात है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को जाके प्रपोज करते हैं, है ना? तो प्रपोज कर दिया, अगर अगला हाँ बोला तो बात बनेगा, अगर ना बोला तो बात नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पर विश्वजीत स्नेहेश को बिजनेस का प्रपोजल दिया, अगर स्नेहेश हाँ बोल दिया तो एक्सेप्टेंस, अगर ना बोल दिया तो आगे बात बढ़ेगा नहीं। सिंपल से। तो द प्रपोजल, obviously the proposal is exactly rejection, the proposal is said to be accepted। proposal when accepted becomes a promise। जब आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए तो उसको प्रॉमिस कहलाते हैं सर। जब आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए उसको प्रॉमिस बोलते हैं, और इस प्रॉमिस के बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताते हैं। इसमें क्या क्या समझने वाली बात है सर? बोलो, डेली लाइफ है कि नहीं है? अरे हाँ सर, डेली लाइफ है सर। फॉलोइंग पॉइंट्स इमर्ज फ्रॉम द अबव डेफिनेशंस। क्या पता चलता है? when the person to whom the proposal is made, when the person to whom the proposal is made signifies his assent, मतलब वो अपना ओपिनियन बताते हैं कि भाई वो कितना मतलब सिग्निफाई करता है, कितना उस पर्टिकुलर मैटर को इंपॉर्टेंस ही देता है। सिग्निफाइज हिज एसेंट ऑन दैट प्रपोजल व्हिच इज मेड टू हिम। जैसे कि विश्वजीत ने जब स्नेहेश को बोला कि भाई राखी लेके बेचोगे क्या, तो फिर विश्वजीत का बात को अगर स्नेहेश सिग्निफाई करता है, एसेंट देता है, तो ऑब्वियसली बात आगे बढ़ेगा। अगर नहीं देता है तो बात आगे नहीं बढ़ेगा। द प्रपोजल बिकम्स एक्सेप्टेड, द प्रपोजल बिकम्स एक्सेप्टेड।
एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस। सिंपल सी बात है। हाँ सर, सिंपल सी बात है। 4 पॉइंट में प्रॉमिस खत्म। When the person to whom proposal is made signifies his assent on that proposal which is made to him, the proposal become accepted. An accepted proposal becomes promise. सर ये क्या पढ़ने वाली बात है? सर कुछ भी पढ़ने वाली चीज नहीं होता है दुनिया में, सब चीज समझने वाली होते हैं। अब समझने के लिए आपको अगर पढ़ना पड़े तो पढ़ लो, और क्या। किताब क्या है? सोर्स ऑफ नॉलेज है। आपको कुछ चीजें समझने के लिए किताब में लिखा गया है और कुछ नहीं है। Thus, we say that an agreement is the result of proposal made by one party to other party, and the other party gives his acceptance thereto, of course, for mutual consideration. Obviously, दोनों के बीच में कुछ तो consideration होगा। मतलब क्या विश्वजीत स्नेहेश को फ्री में देगा क्या राखी? हाँ सर? नो सर। नो सर। Obviously, विश्वजीत बिजनेस करना चाहता है, तो कंसिडरेशन का मतलब क्या? स्नेहेश को अच्छा राखी का मार्केट दिख गया। जो राखी से फॉर एग्जांपल आप ही लोग बताओगे सर, मोटा मोटी वन पीस राखी मार्केट में कितना दाम बिक जाता है एवरेज? 10-15 20 টাকা 15 টাকা। ओके सर, 15 रुपीज, चलो एवरेज में 15 मान लिया। और अगर होलसेल में क्या दाम हो जाएगा एक राखी का? सर ওটা হোলসেলে 10 5-10 नहीं सर, उससे भी कम होता है। राखी में बहुत मार्जिन रहता है रिटेलर के लिए, बहुत मार्जिन। 5 টাকা। हाँ सर एकदम, क्योंकि वो लॉट में देते हैं। होलसेलर जो होते हैं ना, वो लॉट में देते हैं। मैक्स टू मैक्स 5 रुपीज एक राखी में होलसेलर चार्ज करता है, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बट जब रिटेलर है, जैसे कि स्नेह रिटेलर है, वो एक एक राखी अगर 15 रुपीज में भी बेचता है तो फिर वो पर राखी में 10 रुपीज का प्रॉफिट करेगा। बहुत ही हाई मतलब मार्जिन का बिजनेस है, बिकॉज सीजनल बिजनेस जो भी होता है वो हाई मार्जिन का ही होता है। सर आप किसी भी सीजनल बिजनेस को उठा लो, आपको दिख जाएगा। मेरे बोलने से बात नहीं बनता है, आप चेक करके देख सकते हो, मार्केट सर्वे कर सकते हो। कि सर ने बोला कि 5 टाका का राखी 15 में बिकता है, क्या मेरा कहना बहुत गलत लग रहा है क्या सबको? না স্যার হয় স্যার ঘুড়ি সুতোর জন্য তো অনেক মার্জিনে বিক্রি হয়। हाँ एग्जैक्टली सर, जो काइट होते हैं है ना, पतंग या घुड़ी, मतलब घुड़ी इन द सेंस जो पतंग होते हैं, ठीक है, उसको भी वो भी बहुत मार्जिन में बिकता है सर, एकदम एग्जैक्टली। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर। एग्रीमेंट जो है तो अल्टीमेटली एक इक्वेशन बन गया सर। एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट इक्वल्स टू ऑफर और प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर और प्रपोजल इंटरचेंजेबली यूज होता है। ऑफर एंड प्रपोजल इंटरचेंजेबली यूज होता है। मतलब आप कभी ऑफर का वर्ड यूज कर सकते हो, कभी प्रपोजल भी बोल सकते हो। ऐसे ऑफर वर्ड ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन प्रपोजल भी देखने को मिल जाता है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड विद दीस वर्ड्स। ओके, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, एन एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट must gives rise to a legal obligation which means duly enforceable by law. Thus, from above definition, it can be concluded that contract का equation क्या बन गया? देखो सर, equation बन जा रहा है contract equals to accepted proposal or agreement plus enforceability of by law. जो proposal या agreement accept हो जाए और जब उसके साथ law या legal matter को जोड़ दिया जाए, ठीक है, legally bind कर दिया जाए। लीगली बाइंड मतलब वही कॉन्ट्रैक्ट करके, कॉन्ट्रैक्ट पेपर के थ्रू से, स्टैम्प पेपर के थ्रू से बांध देना। सर एक सिंपल सा बात करते हैं। सपोज आपको जमीन खरीदना है या फ्लैट खरीदना है। सर अभी कोलकाता में फ्लैट कहाँ अच्छा मिल रहा है? कहाँ फ्लैट लेना है, जल्दी बोलो। सर सोनारपुर। सोनारपुर, चल से टॉप क्लास फ्लैट लेते हैं, B42 ठीक है, सोनारपुर तो जाएंगे, बट क्या B42 में फ्लैट लोगे? अरे ये वाला। यस सर, ওটা আরো তো এক্সপেন্সিভ হয়ে যাবে। हाँ तो एक, अरे जब सपना देखना है तो बड़ा देखना। ये तो ख्वाब देख रहे हैं सर, ये थोड़ी ना लेने के लिए बोल रहे हैं। सपना छोटा काहे देखे? हाँ लेना है तो चौरंगी में ले लेते हैं, हाँ लेना है पार्क स्ट्रीट में ले लेते हैं, सोनारपुर में नहीं जाना है। आई अंडरस्टैंड स्नेहिस, मैं तो बस मेरे मन में चल रहा तो मैं D42 ले लिया। अरे आप लोग जानते हो D42 के बारे में? ये अभी इंडिया का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बन रहा है इंडिया का, और एक बन रहा है मुंबई में, बट मोस्ट प्रोबेबली जब तक वो नहीं बन जाता तब तक यही रहेगा। जानते हैं क्या? ये पुराना सीए इंस्टीट्यूट के ऑफिस के बगल में। यस सर। टाटा स्टील, ये टाटा स्टील আছে सर पास है। टाटा स्टील एक टाइम तक कोलकाता का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग हुआ करता था। जब मैं बचपन में पापा के साथ कोलकाता में आता था, झाड़ग्राम से, मेरे नेटिव से, तो पापा मुझे दिखाते थे कि भाई टाटा स्टील मोस्ट प्रोबेबली 22 स्टोरेड या 23 स्टोरेड बिल्डिंग है, जो कोलकाता का टॉलेस्ट बिल्डिंग हुआ करता था। ये है टाटा स्टील, ये जो
दिस इज टाटा स्टील। एंड उसके बाद टाटा स्टील के बाद ऑब्वियसली बन गया है आपका साउथ सिटी जो স্যার সাউথ সিটি মলের যে বিল্ডিংটা আছে তিনটা এক্স্যাক্টলি মোস্ট প্রবাবলি 35 या 40 है ना सर 35 फ्लोर 35 स्टोरेज। उसके बाद ये जो एक आ गया सर D42 65 स्टोरेज मोस्ट प्रोबेबली 65 स्टोरेज है। ये नाम D42 क्यों दिया है इसका स्टोरी आप ढूंढो, बट मेरा कहने का मतलब है अगर आप ये बिल्डिंग में फ्लैट लेना चाहते हो तो फ्लैट के लिए आप पहले जाके प्रोमोटर को ऑफर करोगे ना सर कि भाई मुझे फ्लैट लेना है, या फिर वो आपको ऑफर कर रहा होगा, दोनों हो सकता है। या तो आप जाके उनको ऑफर करो या फिर उनका ऑफर मार्केट में दिख रहा होगा आपको, उनके साइट में जाके भी मिल सकता है। यस सर। और आपने एक्सेप्ट किया, फॉर्म भरा, जो भी डिपॉजिट मांगा आपने दिया, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हुआ। अब आप इसको एग्रीमेंट में बदल, एग्रीमेंट तो बन गया लेकिन एग्रीमेंट को भी कॉन्ट्रैक्ट द्वारा बांधना पड़ेगा ना, लीगली बाइंड करना पड़ेगा। तो जब एग्रीमेंट को लीगली बाइंड करोगे तो बेसिकली गवर्नमेंट के घर में स्टैंप ड्यूटी देना होता है। क्या देना होता है सर? स्टैंप ड्यूटी। ये स्टैंप ड्यूटी क्या होता है? गवर्नमेंट का अर्निंग होता है। कौन सा गवर्नमेंट सर? स्टेट गवर्नमेंट। जिस स्टेट में बिल्डिंग लोगे, जिस स्टेट में लैंड खरीदोगे, उनका अर्निंग है, ठीक है। तो सपोज ये D42 में एक फ्लैट का प्राइस है, मे बी आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे उतना नॉलेज नहीं है ये सब चीजों का। 2 करोड़ का सपोज एक फ्लैट का प्राइस है, ठीक है, 3 BHK या 4 BHK। सर 65 लाख से स्टार्टिंग। ओके, मैं 2 करोड़ मान लिया, चलो कुछ खराब नहीं बोला, ठीक है, सबसे टॉप क्लास 2 करोड़ का। चलो स्नेहस के पास फ्लैट का अच्छा कवर मिल रहा है, जिसको भी फ्लैट के बारे में पूछना है, हाँ सच में इसके पास मिलता है। अच्छा, चलो बढ़िया है, वेरी गुड सर। तो 2 करोड़ का फ्लैट का स्टैंप ड्यूटी ऑलमोस्ट अच्छा खासा हो जाता है, मतलब कम से कम 10-20 लाख तो होगा ही, और उससे भी ज्यादा भी हो सकता है। स्टैंप ड्यूटी का परसेंटेज होता है, मैं उसके बाद में आपको दिखाऊंगा कि स्टैंप ड्यूटी परसेंटेज कैसे डिसाइड होता है। बट ये जो 10-20 लाख का जो स्टैंप ड्यूटी या फिर ऑलमोस्ट 30 लाख का स्टैंप ड्यूटी मानो कि आपको गवर्नमेंट के घर में जमा करना पड़ेगा, ठीक है। ये 30 लाख का स्टैंप ड्यूटी जो गवर्नमेंट का अर्निंग है, और बदले में गवर्नमेंट आपको क्या देगा सर? गवर्नमेंट आपको ये एश्योरेंस दे देता है कि कभी भी कोई भी आपको आके इस बिल्डिंग से हटा नहीं सकता। उसका गवाह कौन बनेगा? उसका गवाह बनेगा गवर्नमेंट। अब सपोज मानो आज आपने 2 करोड़ से फ्लैट खरीदा, कल प्रमोटर आके बोल रहा है ये तेरा नहीं है, तो आप कहाँ जाओगे? ये तेरा नहीं है बोल देगा तो आप कहाँ जाओगे? तो फिर आप कोर्ट में केस कर सकते हो ना कि भाई मेरे को हटा रहा है। अरे भाई समझ में आ रहा है? यस। तो उसके लिए आपको ये तो प्रूव करना होगा ना, तो इसके लिए आपके पास वो चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर चाहिए। एक्सेप्टेड प्रपोजल्स और एग्रीमेंट जब एनफोर्सेबिलिटी ऑफ बाय लॉ हो जाए या लीगली बाइंड हो जाए, देन दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। और इसी का बेनिफिट ही तो है आपके पास कि अगर कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास तो आपको चिंता नहीं है, बट जिसका कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर नहीं है उसको बहुत चिंता है। एग्जैक्टली, ठीक है। अब इसमें और कॉम्प्लेक्स मैटर्स आएगा, तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। A agrees with B to sell car for 2 lakhs to B. A ने एग्री किया B के साथ, सॉरी, A agrees with B to sell car for 2 lakhs to B. Here A is under an obligation to give car to B. A यहाँ पर obligations में, ध्यान से सुनना सर, प्लीज ध्यान से सुनना। A agrees with B to sell car for 2 lakhs to B. तो कौन किसको बेचेगा? A B को बेचेगा कि B A को बेचेगा? A B को सेल करेगा। वेरी गुड सर। ए बी को सेल करेगा, कितने में सेल करेगा? 2 लाख में, ठीक है। A agrees with B to sell car for 2 lakhs to B. Here A is under obligation to give car to B, है ना। A का ऑब्लिगेशन है कि वो B को कार देगा, एंड B का ऑब्लिगेशन क्या है? B has the right to receive the car on payment of 2 lakhs. B को कार मिलेगा, पर बदले में क्या करना पड़ेगा? B को 2 लाख पैसा देना होगा, 2 लाख पैसा देना होगा, है ना। तो फिर B is under obligation to pay 2 lakhs to A and A has a right to receive 2 lakhs. B obligated है कि उसको 2 लाख देना पड़ेगा, और A राइट है उसके पास। A के पास क्या है? राइट है। आपको मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था ना सर, राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में। स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में जब मैं बैकग्राउंड सजा रहा था, तो मैं आपको राइट्स एंड ड्यूटी समझा रहा था, है ना। अभी आपको समझ आ रहा है राइट्स एंड ड्यूटीज किस तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट करते करते राइट्स एंड ड्यूटी सामने आ जाता है। ए का राइट है, ए का ऑब्लिगेशन है कि वो बी को कार दे, बी का राइट है कि वो उनसे कार ले। सिमिलरली बी का ऑब्लिगेशन है कि वो ए को 2 लाख दे,
सिमिलरली ए का राइट है कि वो बी से 2 लाख ले। बात समझ में आ रहा है सर? ले दे के बोल। यस सर। समझ में आ रहा है? ले दे के बोल। एग्जैक्टली, ठीक है सर अंडर टर्म्स एंड कंडीशंस। एग्जैक्टली, अंडर टर्म्स एंड कंडीशंस। समझ में आ रहा है? सिंपल, ये सिंपल कॉन्ट्रैक्ट था, एकदम सिंपल कॉन्ट्रैक्ट था। बट धीरे धीरे ये कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल्स और बड़ा होता जाएगा सर। वेट, फादर प्रॉमिसेस हिज सन टू पे हिम पॉकेट अलाउंस ऑफ ₹500 एवरी मंथ। आप लोगों के साथ बहुत कनेक्टेड होने वाला है सर। फादर प्रॉमिसेस हिज सन टू पे हिम पॉकेट अलाउंस ऑफ ₹500 एवरी मंथ, बट ही रिफ्यूजेस टू पे लैटर। बाद में बोला कि नहीं देना है। The son cannot recover the same in court of law as this is a social agreement. पापा ने बोला था हर मंथ 500 देगा, पर पापा बाद में बोला कि भाई मैं नहीं दूंगा तुझे क्योंकि तू पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो बेटा जाके कोर्ट में केस कर रहा है कि मेरा पापा मेरे को 500 का वादा करके निभा नहीं रहा है। क्या बेटा कर सकता है ऐसा? नो सर, लीगल और रिलेशनशिप नहीं कर सकता है। बिकॉज ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, दिस इज अ सिंपल सोशल एग्रीमेंट है। This is not created with an intention to create legal relationship and hence it is not a contract. बात समझ में आ गया ना सर? মানে স্যার এটা মুখে মুখে স্যার কথা হইছে। नहीं, बात मुखे मुखे का नहीं है, मतलब ये कोई लीगल रिलेशनशिप ही नहीं है, इसमें कोई लीगल मैटर ही नहीं है, सिर्फ बात मुंह का नहीं है। इवन मुखे मुखे कथाओ कॉन्ट्रैक्ट होते पारे। पॉइंट टू बी नोटेड सर। मतलब संपत का कहना है, आई थिंक संपत का ये अवस्था, ओरल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है सर, ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है सर। এগুলো তো পুরো ট্রাস্টের উপর ডিপেন্ড করে। यस, ट्रस्ट इज एवरीवेयर, ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो वैलिड, बट पॉइंट इज दैट यहाँ पर बाप बेटे के बीच में जो हो रहा है ना सर, फादर एंड सन के बीच में जो हो रहा है, ये सोशल एग्रीमेंट है। और सोशल एग्रीमेंट में कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो सकता। मैं आपको और भी सोशल एग्रीमेंट के बारे में बात करूंगा आगे आगे। सर अगर हम पेपर के थ्रू अगर करवाएं ये एग्रीमेंट, पेपर के थ्रू से पापा के साथ, हाँ नहीं होता है ना आगे चल के, तो बहुत बार हो जाता है ऐसा। तब होगा, तब सिचुएशंस पे डिपेंड कर सकता है। यस यस सर, तब होगा, ठीक है, तब वो सोशल नहीं रहेगा, तब वो लीगल हो जाएगा। हां, हस्बैंड वाइफ के बीच तो होता ही है सर पेपर। एग्जैक्टली, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी होता है, फादर एंड सन के बीच में भी होता है, बट वो अलग मैटर हो जाता है। इससे बहुत खराब बात है। एग्जैक्टली, ये सोसाइटी के लिए अच्छा बात नहीं है, पर फिर भी सर रिलेशन खराब हो जाए तो हाँ, तो रिलेशन तो खराब हो ही रहा है इतना ज्यादा। रिलेशन खराब होने के बाद ही ना फिर ये मैटर आता है। चलो सर, आप लोग समझ रहे हो। एक्चुअली सर आप लोग जैसे सवाल कर रहे हो तो मुझे लग रहा है मुझे स्पिरिचुअल क्लास भी रखना पड़ेगा। ठीक है, छोड़ो। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड सर, रिलेशन खराब होना, अच्छा होना, बुरा होना, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ओके, और इसी के लिए ये सब है, ठीक है, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ आपको पढ़ना पड़ता है। So law of contract deals with only such legal obligations which has resulted from agreements. Such obligation must be contractual in nature. However, some obligations are outside the purview of the law of contract. कुछ चीजें law of contract के थ्रू से नहीं हो सकता, जैसे कि बाप बेटे में जो हो रहा था, ठीक है, वो सोशल एग्रीमेंट था। इवन फ्रेंड्स के बीच में भी होते हैं। सपोज मानो कि अरे आप लोग जानते हो ये कोलकाता में एक बहुत फेमस होटल बना है रॉयल बंगाल। हाँ सर, आईटीसी रॉयल बंगाल, ये आईटीसी का जो सोनार बांग्ला है, उस सोनार बांग्ला के बगल में ही बना है सर। ये अभी करेंटली ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा होटल में से एक है और इंडिया का भी वन ऑफ दी सबसे बड़ा होटल में से एक है, मुझे जितना पता है। इससे भी बड़ा शायद कोई है या फिर यही बड़ा है करेंटली। 7 स्टार कैटेगरीज में आते हैं, है ना सर? क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? 7 स्टार। हाँ सर। यस सर, मुझे इतना होटल का मेरा होटल का नॉलेज नहीं है इतना, इसलिए पूछ रहा हूँ। ये देखो सर, ये आईटीसी सोनार बांग्ला जो पुराना वाला है, ठीक है। तो ये वाला जो होटल है, सपोज मानो कि अपना संपद, थोड़ा मजाक करूंगा, कुछ माइंड मत करना, ओके। मानो कि संपद ने पार्टी दिया अपने शादी में, ठीक है, संपद का मैरिज है, आप सभी को न्योता है सर, न्योता मतलब इन्विटेशन, ओके। आप सभी को इनवाइट किया संपद ने, तो आईटीसी रॉयल बंगाल में, ठीक है। अब आईटीसी रॉयल बंगाल में आप सभी ने गया, बहुत अच्छे से खाना खाया, लेकिन जब आप खाना वगैरह खा के यहाँ का लग्जरी जो भी आपको दिख रहा था, सब कुछ लग्जरी चीजें यूज करने के बाद जब आप वापस आ रहे हो तो गेट कीपर ने पकड़ा और बोला कि सर पेमेंट। तो बोला सर आप लोग बोल रहे कि नहीं, मैं तो अपने दोस्त के शादी में आया था, संपत के शादी में आया था, तो फिर पेमेंट किस बात का?
बोले सर आप लोगों ने जो प्लेट का खाना खाया प्लेट के पीछे नहीं देखा आप लोगों ने, या फिर प्लेट के साथ आपका बिल भी दिया गया था, वो बिल भी शायद आपने नहीं देखा खुशी मजाक में। तो प्लेट के साथ आपको बिल भी दिया गया था जिसको आपने शायद मेनू कार्ड समझा था, ये आपकी गलतफहमी है। बट संपत ने प्लेट भी दे दिया साथ में मेनू कार्ड के, मतलब बेसिकली बिल भी दे दिया, मतलब भरना आपको ही था। क्या ऐसा हो सकता है सर? क्या ऐसा हो सकता है? नो सर, ना सर, हम तो होते नो सर। क्योंकि मुझे इनविटेशन मिला। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये कि ये भी सोशल एग्रीमेंट था ना। यस सर, यस सर। तो अगर संपत बोलेगा कि नहीं सभी से पेमेंट कलेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज मैंने इनविटेशन में बोल के रखा था कि पेमेंट करके ही आईटीसी रॉयल बंगाल में खाना खाने आना है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये कोर्ट ऑफ लॉ में बात संपत का टिकेगा ही नहीं, ठीक है। तो अल्टीमेटली संपत को ही भरना है सारा का सारा फीस, वो अपने दोस्तों से नहीं ले सकता, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सोशल एग्रीमेंट का ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको आगे आगे मैं देता जाऊंगा, जो देख के आपको लगेगा कहीं कहीं कि शायद पेनल्टी चार्ज हो सकता है या फिर ये तो गलत हो रहा है, बट आपको देखने को ऐसा मिलेगा कि भाई ये तो बात बन नहीं सकता। तो एग्जैक्टली कुछ लॉ एग्जैक्टली आप मैच नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक और एग्जांपल्स है, एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन। अभी किसी ने वाइफ एंड हस्बैंड वाइफ का बात कर रहा था। एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ एटसेट्रा, these are status obligations and so out of the scope of contract act। अरे भाई कोई अगर हस्बैंड वाइफ एंड उनका बच्चा है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ एंड उनका बच्चा, ठीक है। अब हस्बैंड ने मतलब बेसिकली नॉर्मली जो लड़के लोग होते हैं उन्हीं का ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं कि जब वो शादी करते हैं तो अपनी बीवी को और अपने चिल्ड्रन को देखने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको, ये भी सोशल ऑब्लिगेशंस है। अब मानो कि हस्बैंड ने ना तो बीवी को देख रहा है, मतलब उनका जो भी जरूरती है बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर रहा है, चिल्ड्रन का बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर रहा है, जो भी चाहिए होता है इनके इनकम के हिसाब से, और वो पैसा वो कहीं और दे रहा है, तो ये बात नहीं बन सकता, ये तो उनको करना ही पड़ेगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तब तो ये सिविल मैटर में चला जाएगा, ठीक है, ये अलग बात है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट में डील नहीं होगा। मतलब ये ऑब्लिगेशन जो है ये सोशल ऑब्लिगेशंस है, ये इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई रिलेशनशिप नहीं। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोग? यस सर। ये सब जो मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये सब कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स है जो आपको समझना चाहिए, ठीक है। नाउ देयर इज अ पॉइंट, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस, ठीक है। कि सर एग्रीमेंट क्या है एंड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सर कहते हैं कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। आई विल डिस्कस कंसिडरेशन, वेट सर, कंसिडरेशन के ऊपर एक पूरा चैप्टर भी बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस कंसिडरेशन। सर कंसिडरेशन इज लाइक सिंपल, जैसे मानो विश्वजीत और स्नेहश के बीच में जो राखी का डील हुआ था, ठीक है, विश्वजीत और स्नेहश के बीच में जो राखी का डील हुआ था, स्नेहश ने विश्वजीत को 1 लाख का राखी ऑर्डर किया था और बदले में विश्वजीत स्नेहश को राखी दिया था। तो सर यहाँ पर किसके लिए क्या कंसिडरेशन है, जल्दी बोलो। सर मेरे लिए पैसा और स्नेहश के लिए राखी। विश्वजीत के लिए 1 लाख का जो पेमेंट मिला ये विश्वजीत का कंसिडरेशन, और स्नेहश को जो राखी मिला 1 लाख का ये स्नेहश का कंसिडरेशन। इन सिंपल कंसिडरेशन का मतलब होता है सर बदले में कुछ होना चाहिए, ठीक है, बदले में कुछ तो होना चाहिए तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अगर बदले में कुछ नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर कंसिडरेशन नहीं है प्रॉपरली तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। मैं आपको इसके रिगार्डिंग डिटेल्स और चर्चा करूंगा। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के साथ। एंड जब वो एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल हो जाए देन दिस विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। सर इट इज अ वाइडर टर्म इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट, लेकिन it is used in a narrow sense with the specification that contract is only legally enforceable agreement। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लीगल एनफोर्सेबल एग्रीमेंट को ही कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, बाकी चीजों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। मतलब एग्रीमेंट हो सकता है बट एग्रीमेंट जब तक एनफोर्सेबल बाय लॉ ना हो जाए तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। इट मे नॉट बी लीगल ऑब्लिगेशंस क्या है, इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। सिर्फ एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट ना भी कर सकता है। An agreement does not always grant rights to the parties। सिर्फ एग्रीमेंट राइट ना भी दे सकता है always, but necessarily creates a legal obligation। A contract always grants certain rights to everybody। दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ राइट्स कॉन्ट्रैक्ट जरूर देता है।
ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो एग्रीमेंट जरूर होगा। सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये नहीं बोल सकते, बट सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है ये तो मानना ही पड़ेगा सर। इसलिए एक बहुत फेमस क्वेश्चंस पूछते हैं कि प्रूव दैट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस होता है, बाद में चर्चा करेंगे क्वेश्चन का सर, क्वेश्चन का चर्चा भरपूर होगा, बट बिफोर दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये सब बिजनेस लॉ डील कैसे होते हैं। तो आई होप कि सर ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये सब समझ में आ रहा है। हेलो सर। है सर। यस सर। नेक्स्ट क्लास में चर्चा होगा सर। हाँ बोलो सर। किंतु सर कंसीडरेशन में पैसा ही होना जरूरी है क्या? नहीं मतलब कंसिडरेशन नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन भी हो सकता है, वो भी चर्चा वो तो होगा। कैसे हो? नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है। सपोज मानो कि कैसे बोल सकता हूँ, सपोज आपने किसी के लिए कुछ करके दिया, बदले में आपको किसी ने एक फ्लैट दे दिया, किसी ने आपको एक जमीन दे दिया, किसी ने आपको अपना इक्विटी शेयर्स दे दिया, हो सकता है ना सिमिलर वैल्यूएशन का। मनीज और मनीज इक्विवेलेंट, ओके, मनी या मनीज इक्विवेलेंट, बहुत शेयर हो सकता है, जमीन हो सकता है, फ्लैट हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ सर हो सकता है। টাকার বিনিময়ে এই যে স্যার কোম্পানির সাথে কোম্পানি ডিল হচ্ছে সেটা এগ্রিমেন্ট হিসেবে আপনি বলছেন। হ্যাঁ তাহলে এবার ধরুন ওই যে ধরুন ম্যাগি কোম্পানির যে ডিস্ট্রিবিউটর, ধরুন একটা এরিয়া বেসিকে ডিস্ট্রিবিউটর হচ্ছে, সে তখন একটা দোকান থেকে অর্ডার তুলছে, সেই দোকানে মালটা দিচ্ছে, তাহলে সেটা তো কোনো লিগ্যাল এগ্রিমেন্ট হচ্ছে না। ওটা কেউ যদি লিগ্যাল এগ্রিমেন্ট না করে সেটা তার প্রবলেম, পরে কোনো ডিসপিউট হলে সে প্রুভ করতে পারবে না, বাট এগ্রিমেন্ট ইজ মানে ওটা মানে বলছি যে একটা দোকান থেকে ওনাকে অর্ডার দিল, এবার উনি সেটা দিয়ে দিল, সেটা তো কোনো এগ্রিমেন্ট হচ্ছে না, ওটা তো মুখে ওরাল এগ্রিমেন্টের টাইপের হচ্ছে। ওরাল এগ্রিমেন্ট ইজ অলসো কন্ট্রাক্ট, দিস ইজ সিম্পল। तुम जाके एक दुकान में স্যার जाके ওরাল এগ্রিমেন্ট হলে কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু মানে কিছু মালের যদি কোনো প্রবলেম হয় कोर्ट ऑफ लॉ में রেসপন্সিবিলিটি থাকবে না। यस कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब ये नहीं कि ओरल एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड, ओरल एग्रीमेंट इज आल्सो वैलिड। ओरल कॉन्ट्रैक्ट को लॉ में पूरा का पूरा हक मिलता है, बट पॉइंट इज दैट कि जब प्रूफ का बात होता है পরে গিয়ে লিগ্যাল স্টেপ পাওয়া যাবে, নিতে পারবে। लीगल स्टेप्स ढूंढने में मुश्किल होता है। जैसे सिंपल सा बात है, কোম্পানি থেকে না তাহলে সেটা লিগ্যাল হচ্ছে। देख সে তো सारा का सारा देख, तुम हम लोग लोकल लेवल में छोटा मोटा केस में देखते हैं, लेकिन अगर आप बड़े लेवल में देखोगे ना, सपोज मानो एक डिस्ट्रीब्यूटर है, सपोज कोको कोला कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो कोको कोला डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देता है, रिटेलर हमें देता है ना सर। एक्चुअली हर एक स्टेप में बिल जनरेट होना जरूरी है। ऐसे इसका डिटेल सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बात करूंगा, जो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन सर। एक्चुअली सेल ऑफ गुड्स पहले कॉन्ट्रैक्ट में डील होता था, बट अभी कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि बिजनेस एरिया इतना बड़ा हुआ है कि सेल ऑफ गुड्स को अलग एक्ट बनाया गया 1930s में। वेरी गुड क्वेश्चन, बट फिर भी सेल ऑफ गुड्स इज आल्सो कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सी बात है। सपोज मानो कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कोको कोला हूँ, कोको कोला का मैन्युफैक्चरर से मैं कोको कोला लाता हूँ और फिर मैं रहता हूँ नॉर्मली लिखता हूँ केशवपुर एरिया में, तो इस एरिया में मैं जितना सारा दुकान है मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, मतलब रिटेलर क्या करते हैं, कस्टमर को देता है। अब कुछ डिस्प्यूट होगा, सपोज मानो कि किसी को कोको कोला खा के प्रॉब्लम हो गया, वो दुकानदार पे क्लेम करना चाहता है, बट ये प्रूव कैसे करोगे कि भाई तुम्हारे दुकान से कोको कोला खा के हुआ था? तो क्या आप कोको कोला खाने के टाइम पे जब पेमेंट करते हो क्या बिल लेते हो? ना सर, बिल लिया करो। कुछ भी पेमेंट करते हो तो बदले में बिल लिया करो, यही तो प्रूफ है सर। वही तो आदत नहीं है हम लोग को, लेने का आदत नहीं है, दुकानदार को देने का आदत नहीं। ठीक है, प्रूफ अगर नहीं ऑनलाइन में प्रूफ होता है ना, इसलिए হ্যাঁ। কিন্তু স্যার আপনি যখন কোম্পানি থেকে নিচ্ছেন তখন সেটা ড্যামেজ হলে সেটা আপনি করতে পারেন না, তার বিলটা আপনার কাছে রয়েছে কোম্পানি, সেটা হতে পারে লিগ্যাল। डिस्ट्रीब्यूटर को तो लीगल है ही, डिस्ट्रीब्यूटर को तो फुल्ली लीगल है, बट रिटेलर और कस्टमर के बीच में जो हो रहा है, अगर तुम बिल नहीं लोगे तो फिर मुश्किल तो बढ़ेगा, एकदम बढ़ेगा। ये सब चर्चा होगा। जो सब क्वेश्चन तुम लोग बोल रहे हो ना सर, ये सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब हम लोग जितना धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मतलब आगे बढ़ते जाएंगे, यही सब कॉम्प्लेक्स मैटर में ही डिस्कशन होगा। आज तो इंट्रोडक्शन था, इसलिए मैंने सिर्फ बेसिक बातें और बैकग्राउंड एंड स्टोरी में ध्यान दिया था,
बट आप लोग जानते हो हर क्लास का स्टार्टिंग जो होते हैं वो स्टोरी और बैकग्राउंड में होते हैं, बट जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो स्टोरी गहराई में बदल जाएगा और ये सब जो सवाल मन में आ रहा है ना वो सारा का सारा क्वेश्चन का जवाब आपको मिलता जाएगा। डोंट वरी सर। नेक्स्ट दिन हम लोग एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे कि एग्रीमेंट को वैलिड करने के लिए क्या एसेंशियल्स है। ठीक है, आज तो मेरा क्लास इतना ही है। मैं बस आप लोगों को इतना पूछना चाहूंगा कि समझ में आया कि नहीं आया, स्पेशली सभी को पूछूंगा। ओके सर, आयुष, ओके आयुष, विशाल, यस सर, ওকে অর্পিতা বুঝতে পেরেছিস? यस सर, ওকে হ্যাঁ বুঝতে পারছি। ওকে জয়দীপ, মান্নান, नमिता, नताशा, यस सर, समझ में आया सर? यस सर, ओके नेहा, प्रज्ञा समझ में आया? नेहा बोलो। यस सर, ओके साक्षी, सृजिता, सभी को पूछ रहा हूँ सर। शीर्षो क्लियर হয়েছে তো? यस सर हाँ सर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था सर, छोटा सा। अच्छा बोल। सर बोल रहा था कि सर जब स्विगी या अमेज़न पे हम कुछ ऑर्डर करते हैं, स्विगी, जोमेटो, अमेज़न पे, यस, तो तब कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों का किसके साथ होता है? हमारा रेस्टोरेंट के कॉन्ट्रैक्ट होता है स्विगी के साथ। स्विगी के साथ। স্যার ই কমার্স লাইনের সাথে কন্ট্যাক্ট হয় কারণ ये ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट है। दिस इज ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ा जाता है। ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा बहुत। ठीक है, आप लोगों के लिए थोड़ा सा है, मैं बात करूंगा ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट में बात करूंगा। तो ऐसे आपका कॉन्ट्रैक्ट स्विगी से है और स्विगी का कॉन्ट्रैक्ट रेस्टोरेंट से, होटल से। ठीक है, तो आप इवन देखना अगर आपका पेमेंट में कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर खाने में कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो वो पर्टिकुलर शॉप आपको रिपे नहीं करता, रिपे स्विगी करेगा, स्विगी वाला करेगा। एग्जैक्टली सर। तो किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? स्विगी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के साथ। जब आप उबेर बुक करते हो और उबेर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो क्या वो उबेर का जो कैब का ड्राइवर है या फिर कैब का ओनर है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उबेर के साथ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ सर, समझ में आ रहा है सर? वेरी गुड सर, लॉ इज डे टू डे लाइफ। वेरी गुड, ऐसे ही सवाल करते रहो सर, मैं आप लोगों को बोलूंगा। वेरी गुड सर, ऐसे ही सवाल मन में बनाते रहो, पूछते रहो। कॉन्ट्रैक्ट क्या सर, पूरा बिजनेस लॉ छान मार लोगे। थैंक यू सर, आज इतना ही है सर। चलो टाटा बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। ओके सर, टाटा सर, बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय गुड नाइट सर। वेरी गुड सर, गुड नाइट।